हे गाइस, अभिषेक है और इस वन शॉट नोड.जेएस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि नोड.जेएस क्या होते हैं, नोड के साथ एक्सप्रेस क्या होता है, उसके बाद मोंगूज क्या होता है, मोंगोडीबी डेटाबेसेस क्या होते हैं, एचटीटीपी रिक्वेस्ट क्या होती है, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, एपीआई टेस्टिंग किस तरीके से करी जाती है पोस्टमैन में। और इस एक वीडियो में हम एक फुल फ्लैट स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम एपीआई बनाएंगे और उसमें मैं सारे टॉपिक आपको कवर करा दूंगा जो एज अ नोड.जेएस डेवलपर आपको चाहिए। सो विदाउट किसी देरी के इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं और मैं मिलता हूँ आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे। इस सेक्शन में हम जानेंगे कि नोड.जेएस के अंदर एक फुल फ्लैज्ड एपीआई को किस तरीके से बनाया जाता है और हम इसमें एक स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम एपीआई भी बनाएंगे जिसके अंदर हम नोड.जेएस का भी यूज़ करेंगे और कुछ अदर फ्रेमवर्क्स का भी यूज़ करेंगे और वेब फ्रेमवर्क का भी यूज़ करेंगे और मोंगोडीबी का डेटाबेस भी यूज़ करेंगे। तो मैं अज्यूम करके चलता हूँ कि आपको यहाँ पे जावास्क्रिप्ट आती है थोड़ी सी और विजुअल स्टूडियो कोड चलाना आता है। तो सबसे पहले इस प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले हमें एक फ़ोल्डर बनाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे न्यू पे जाऊँगा और एक फ़ोल्डर बनाऊँगा और इस फ़ोल्डर का मैं नाम रखूँगा स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। वो आपको क्या करना है, इस फ़ोल्डर को अपने वीएस कोड के अंदर खोलना है। तो इस फ़ोल्डर को अपने वीएस कोड के अंदर खोलने के लिए हम सबसे पहले इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलता है ओपन विद कोड। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और हमारा ये वाला फ़ोल्डर हमारे वीएस कोड के अंदर खुल जाएगा। तो इसे स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हो जो मेरा फ़ोल्डर था, मेरा प्रोजेक्ट डायरेक्टरी वो मैंने ओपन कर दिया अपने वीएस कोड के अंदर। सबसे पहले आप अपना वीएस कोड खोलोगे तो आपको यहाँ पे गेट स्टार्टेड की स्क्रीन दिखेगी, आपको ये बंद कर देनी है। देन आपको यहाँ पे एक ओपन एडिटर मिलेगा ये वाला, इसे भी आप बंद कर देना, ठीक है। इसमें जो भी हम रिसेंट फाइल यूज़ करते हैं वो इसके अंदर होती है और ये रही हमारी प्रोजेक्ट डायरेक्टरी। मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। ये रही मेरी प्रोजेक्ट डायरेक्टरी। अभी देख सकते हो इसके अंदर कोई भी फाइल नहीं है। यहाँ पे जितनी भी फाइल मेरे इस प्रोजेक्ट डायरेक्टरी के अंदर होगी वो यहाँ पे दिखाई देगी, बट इसके अंदर अभी कोई भी फाइल नहीं है इसलिए यहाँ पे खाली है, ठीक है। तो मैं इसे थोड़ा इस साइड को कर लेता हूँ। अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले हम अगर नोड.जेएस का प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो हमें एक .जेएस फाइल चाहिए, यानी जावास्क्रिप्ट की फाइल चाहिए। वो फाइल को लाने के लिए हम इस आइकन पे क्लिक करेंगे एंड आफ्टर दैट हम उस फाइल का एक नाम देंगे। तो मैं उस फाइल का नाम दे रहा हूँ ऐप देन .जेएस और ये ओपन एडिटर यहाँ से बंद कर दो। तो अब क्या है, मैं जो जितना भी मेरा कोड होगा एपीआई का मैं इसी फाइल के अंदर लिखूंगा जिसका नाम है app.js। और कोई भी नोड.जेएस का प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले हमें एक और फाइल चाहिए होती है जिसका नाम होता है package.json, ठीक है। तो वो फाइल बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब भी हम नोड के साथ या फिर किसी एक्सटर्नल डिपेंडेंसीज के साथ काम कर रहे हैं, कोई एक्सटर्नल लाइब्रेरी के साथ ही काम करते हैं नोड.जेएस के अंदर। उस फाइल को लाने के लिए आपको सबसे पहले एक चीज़ करनी है, अपना टर्मिनल खोलना है। टर्मिनल खोलने के लिए आप यहाँ पे व्यू पे जा सकते हैं और व्यू के अंदर आपको यहाँ पे थोड़ा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे एक टर्मिनल का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे इसका ये शॉर्टकट भी है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और अपना टर्मिनल खोल लेता हूँ। ओके, सो मैंने यहाँ पे अपना टर्मिनल खोल दिया। अब आपको अपनी टर्मिनल की एक कमांड बताता हूँ मैं आपको, उसका नाम होता है CLEAR। ओके, इस कमांड को जब भी आप लिखोगे और एंटर दबाओगे तो आपको टर्मिनल में जितनी भी चीज़ें होगी वो क्लियर हो जाएगी, मीन्स डिलीट नहीं होगी, सिर्फ आपको जो टर्मिनल है वो क्लियर हो जाएगा ताकि आप उसमें अच्छे से काम कर सको। तो मैंने बोला था कि हमें कोई भी अगर नोड.जेएस का प्रोजेक्ट यूज़ करना है तो हमें एक अपने जो प्रोजेक्ट डायरेक्टरी है उसके अंदर एक package.json फाइल चाहिए। उस फाइल के अंदर हमारी सारी इंफॉर्मेशन होती है रिलेटेड टू प्रोजेक्ट। तो उस फाइल को लाने के लिए आपको एक कमांड लिखनी पड़ती है अपने टर्मिनल के अंदर और वो कमांड है npm init। ओके, npm का मतलब होता है नोड पैकेज मैनेजर और init का मतलब है कि इनिशियलाइज कर दो मेरी इस डायरेक्टरी के अंदर npm को, क्योंकि हम बहुत सारे एक्सटर्नल डिपेंडेंसी के साथ काम करने वाले हैं। जो एक्सटर्नल लाइब्रेरी होती है जैसे एक्सप्रेस के साथ हम काम करने वाले हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर। उसको यूज़ करने के लिए मुझे यहाँ पे package.json फाइल चाहिए और उस फाइल को लाने के लिए ये कमांड होती है npm init। ये कमांड लिखने के बाद हम एंटर दबा सकते हैं और उसके बाद अब मैं टर्मिनल को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। अब क्या होगा, हमारे टर्मिनल हमसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा रिलेटेड टू अवर प्रोजेक्ट, हमें उन क्वेश्चनों का आंसर देना है। एंड देन आफ्टर दैट package.json फाइल है वो इनिशियलाइज हो जाएगी मेरे प्रोजेक्ट के अंदर। वेट करते हैं। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहला क्वेश्चन आया कि इस पैकेज का नेम क्या होना चाहिए। मैं इस पैकेज का जो नेम है वो यही रहने दूंगा, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। इसके बाद हम एंटर दबाते हैं। उसके बाद इसका वर्जन क्या रखना चाहते हो, तो मैं इसका वर्जन यही रखना चाहूँगा 1.0.0। आफ्टर दैट मैं एंटर हिट कर सकता हूँ। उसके बाद इसका डिस्क्रिप्शन आता है, इसमें कोई भी डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, जैसे स्टूडेंट मैं इसमें दे रहा हूँ स्टूडेंट मैनेजमेंट एपीआई। आफ्टर दैट आप
एंटर हिट कर दो। उसके बाद एक एंट्री पॉइंट आता है, तो बेसिकली एंट्री पॉइंट होता है ना जो हमारी मेन फाइल होती है, जो मेन हमारी जावास्क्रिप्ट की फाइल होती है। सो करंटली आप देख सकते हो प्रोजेक्ट डायरेक्टरी के अंदर मेरी एक ही फाइल है app.js। सो दैट्स वाई मैं यहाँ पे जो मेरी एंट्री पॉइंट है यानी जो मेन फाइल है वो app.js आ रही है, तो मैं इसे क्लिक कर देता हूँ एंटर। देन आफ्टर दैट यू कैन हिट एंटर। अगर आपके इसके लिए कोई गिट रिपोजिटरी आती है या फिर आपको कोई गिट आता है अगर, तो आप यहाँ पे गिट का लिंक भी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मेरे पास अभी फिलहाल नहीं है, तो मैं यहाँ पे करूँगा हिट एंटर। देन अगर आप यहाँ पे चाहो तो कुछ कीवर्ड दे सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे दे देता हूँ स्टूडेंट मैनेजमेंट API। देन आफ्टर दैट यू कैन हिट एंटर। उसके बाद आप ऑथर दे दो, यहाँ पे आप अपना नाम लिख सकते हो, मैं अपना नाम लिख रहा हूँ। आफ्टर दैट यू कैन हिट एंटर और लास्ट में एंटर। सो बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हो कि पैकेज डॉट जेसन फाइल आ चुकी है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले अपना टर्मिनल क्लियर करूंगा और टर्मिनल क्लियर करने के बाद मैं टर्मिनल थोड़ा छोटा कर देता हूँ और नाउ यू कैन सी कि मेरे पास यहाँ पे पैकेज डॉट जेसन फाइल आ चुकी है। तो एक बार अब मैं आपको इस फाइल को खोल के दिखाता हूँ। तो इस फाइल के अंदर आप देख सकते हो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है रिलेटेड टू माय प्रोजेक्ट जो मैंने दी थी। सबसे पहले मैंने नेम दिया था, तो यहाँ पे नेम आ गया। सबसे उसके बाद मैंने वर्जन दिया था, तो मेरा वर्जन आ गया। उसके बाद सो आप देख सकते हो जो पैकेज डॉट जेसन है उसके अंदर हमारी सारी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रोजेक्ट जो हमने दी थी। सबसे पहले हमारा नेम है, देन वर्जन है, देन डिस्क्रिप्शन है, देन एक मेन फाइल है जिसके अंदर हमारी app.js है। आफ्टर दैट हमारी एक स्क्रिप्ट भी है और कीवर्ड्स हमने दिए थे और ऑथर और लाइसेंस, ठीक है। तो ये सब नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है रिलेटेड टू अवर प्रोजेक्ट। ये फाइल होना बहुत ज़रूरी है, तो मैं क्या करता हूँ इस फाइल को अब यहाँ पे काट देता हूँ। ओके, सो अब हम अपनी API को बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो जब भी आप Node.js में API बनाते हो तो हमारे पास एक लाइब्रेरी आती है जिसे हम कहते हैं एक्सप्रेस। सो बेसिकली एक्सप्रेस एक वेब फ्रेमवर्क है जो कि हमें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देता है एक API को बनाने के लिए, जैसे राउट हैंडलिंग करना, HTTP को रिक्वेस्ट को हैंडल करना और काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में। सो एक्सप्रेस को अपने प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हमें दोबारा अपना टर्मिनल खोलना पड़ेगा और टर्मिनल के अंदर हमने एक कमांड लिखनी पड़ेगी हमें एक्सप्रेस को इंस्टॉल करने के लिए। सो वो कमांड होती है npm यानी नोड पैकेज मैनेजर। उसके बाद आई का मतलब होता है इंस्टॉल। आफ्टर दैट यू कैन राइट डैश डैश सेव यानी सेव कर दो एंड देन आफ्टर दैट आई कैन गिव इट द नेम ऑफ द लाइब्रेरी। सो जो मैं लाइब्रेरी इंस्टॉल करने वाला हूँ जिसका नाम है एक्सप्रेस। सो एक्सप्रेस लिखने के लिए आपको दबाना है EXPRESS। ओके, सो एक्सप्रेस बेसिकली मैंने आपको बता दिया एक वेब फ्रेमवर्क होता है Node.js के लिए जिसके अंदर हम अपनी API को बना सकते हैं और काफ़ी इजी कर देता है API को बनाना एक्सप्रेस। सो यहाँ पे मैंने कमांड लिखी है npm i-save express। इस कमांड का मतलब है कि npm से इंस्टॉल कर दो एक्सप्रेस को मेरे प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में। सो अब मैं एंटर हिट कर देता हूँ और आफ्टर दैट हम थोड़ा इसको टाइम देंगे इंस्टॉल होने के लिए, ज़्यादा टाइम नहीं लेता है, डिपेंड ऑन इंटरनेट कनेक्शन। सो ये देख सकते हो आप यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है ये एंड आफ्टर दैट व्हाट आई कैन डू, जब ये इंस्टॉल हो जाएगा, अगर ये सक्सेसफुल इंस्टॉल हो जाता है तो आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी कि पैकेज एडेड और काफ़ी सारी। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले अपना टर्मिनल को क्लियर कर देता हूँ क्लियर कमांड दबा के। फिर आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पे से दो ही फाइल को क्रिएट किया था खुद से। जो पहली फाइल थी वो हमारी थी app.js और जो हमारी दूसरी फाइल थी वो थी package.json। बट यहाँ पे अपने आप दो फाइल और आ चुकी है। सबसे पहले है package-log.json। अगर मैं आपको इस फाइल को खोल के दिखाऊंगा, सो इस फाइल के अंदर हमारी दो तीन चीज़ें हैं। सबसे पहले हमारा नेम है यानी हमारे प्रोजेक्ट का क्या नाम है, देन वर्जन, देन लॉग फाइल रिकॉर्ड, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें। लेकिन जिस चीज़ पे हमें फिलहाल के लिए ध्यान देना है ना, वो है ये वाली फील्ड डिपेंडेंसीज। इसके अंदर आप देख सकते हो एक हमने जो एक्सप्रेस इंस्टॉल किया था वो लिखा हुआ आ रहा है एंड देन उसका वर्जन आ रहा है, जैसे 14.18.2 वर्जन में यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। सो डिपेंडेंसीज के अंदर आप जो अब हम जो एक्सटर्नल लाइब्रेरीज हैं वो इंस्टॉल करते जाएंगे अपने नोड के अपने प्रोजेक्ट के अंदर, वो यहाँ पे शो होती जाएगी। तो अभी फिलहाल के लिए हमने एक ही करी है, तो यहाँ पे हमें एक ही शो हो रही है जो है एक्सप्रेस। ओके, और यहाँ पे है उसका वर्जन। नाउ आफ्टर दैट मैं क्या कर सकता हूँ, पैकेज डैश लॉग जेसन को मैं क्लोज कर सकता हूँ और हम अपना कोड लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमने डिपेंडेंसी इंस्टॉल करी है एक्सप्रेस, डिपेंडेंसीज का मतलब होता है कि जहाँ पे जो मेरा नोड जो मेरा प्रोजेक्ट है वो डिपेंड कर रहा है जिस चीज़ के ऊपर, यानी जो लाइब्रेरीज है एक्सटर्नल लाइब्रेरीज, जैसे पाइथन के अंदर PIP लिखते हैं हम लोग और उसमें भी बहुत सारी एक्सटर्नल लाइब्रेरीज होती है। इस तरीके से नोड के अंदर भी खुद की एक एक्सटर्नल लाइब्रेरीज होती है। तो जो लाइब्रेरी मैंने इंस्टॉल करी थी एक्सप्रेस, उसको मैं अब इंपोर्ट करूंगा अपने app.js के अंदर। सो app.js के अंदर उसे इंस्टॉल इंपोर्ट करने के लिए अगर आपने जावास्क्रिप्ट सीखे तो जावास्क्रिप्ट में हम इस तरीके से किसी भी बाहर की एक्सटर्नल लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया करते थे। इंपोर्ट, देन उस लाइब्रेरी का हम कुछ नेम दिया करते थे जैसे XYZ एंड आफ्टर दैट हम लिखा करते थे फ्रॉम, एंड आफ्टर दैट हम
कोट लगा के और उसके अंदर फाइल का नाम लिखते थे, जैसे XYZ, ठीक है। तो इस तरीके से हम करते थे जावास्क्रिप्ट के अंदर, बट नोड.जेएस के अंदर ऐसा नहीं है। नोड.जेएस के अंदर हम क्या करते हैं, नोड.जेएस के अंदर हम लिखते हैं कांस्टेंट, फिर हम कोई भी एक नेम दे सकते हैं उस फाइल को, तो मैं उस डिपेंडेंसी को मैं दे रहा हूँ एक्सप्रेस। आफ्टर दैट वी कैन हिट इक्वल टू एंड हम यूज करते हैं यहाँ पे रिक्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे इंपोर्ट नहीं यूज होता, नोड के अंदर रिक्वायर यूज होता है। रिक्वायर के बाद आपको ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज करना है और अंदर आपको कोइट में उस चीज का नाम देना है जिसको आप इंपोर्ट करा रहे हो। तो मैं यहाँ पे एक्सप्रेस को इंपोर्ट करा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्स देन प्रेस, ओके। तो यहाँ पे मेरा एक्सप्रेस आ चुका है। एंड आफ्टर दैट जब आप एक्सप्रेस को इंपोर्ट कर लो अपने प्रोजेक्ट डायरेक्टरी के अंदर, सो उसके बाद आपको एक चीज़ करनी है, इस एक्सप्रेस का एक एप्लीकेशन बनाना होता है, ठीक है। तभी हम इस एक्सप्रेस को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको ऐसे भी यूज़ करना चाहो तो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम इसका एक सेपरेट वो बना देते हैं एप्लीकेशन। तो वो एप्लीकेशन बनाने के लिए हम लिखते हैं कॉन्स्टेंट देन ऐप, यहाँ पे आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हो, ऐप या फिर कुछ भी जो भी आप देना चाहते हो, देन इक्वल टू, और उसके बाद हम लिख देते हैं यहाँ पे एक्सप्रेस, ओके। तो मैं एक बार चीज़ों को रिवाइंड कर देता हूँ, हमने यहाँ पे अभी क्या क्या कर चुके हैं। सबसे पहली चीज़ हमने यहाँ पे एक app.js फाइल बनाई, उसके बाद हमने एक package.json बनाई टर्मिनल पे npm init लिख के। फिर मैंने अपने एक्सप्रेस को इंस्टॉल किया, कैसे, npm constant npm i-save express, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे अपने जो मेरी app.js है उसके अंदर मैंने एक्सप्रेस को इंपोर्ट कर दिया। देन मैंने एक्सप्रेस का यहाँ पे एक एप्लीकेशन बना दिया, constant app is equal to express लिख के। अब हम इस एक्सप्रेस के साथ, इस ऐप के साथ काम कर सकते हैं, ठीक है। तो जो सबसे पहली चीज़ रहती है ना, मैं आपको इसमें एक चीज़ और समझाना चाहता हूँ कि जब भी हम कोई वेबसाइट या फिर कोई एपीआई बनाते हैं तो सिंपल सी चीज़ें, हमें उसे टेस्ट भी करना होता है। अब उसे टेस्ट करने के लिए हमें उसे किसी जगह पे होस्ट करना पड़ता है, ठीक है। किसी जगह पे उसे होस्ट करना पड़ता है या फिर किसी सर्वर पे होस्ट करना पड़ता है, ठीक है। बट बेसिकली ना तो हमारे पास अभी कोई डोमेन है, ना हमारे पास अभी कोई सर्वर है, ना हमारे पास अभी कोई होस्टिंग, हमारे पास अभी कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं तो भी इस ऐप को, जो मैं एपीआई बना रहा हूँ, उसे टेस्ट करना चाह रहा हूँ। तो मैं इसे अब किस तरीके से टेस्ट करूँ, तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ लिख के दिखाता हूँ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो ये अपना एप्लीकेशन है इसको अपने कंप्यूटर के अंदर ही होस्ट कराएंगे, ठीक है। अब वो चीज़ किस तरीके से होती है मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने बेसिकली HTML और CSS लिखी है VS कोड में, तो हमारे में एक चीज़ आती है जिसे हम कहते हैं लोकल सर्वर। तो हम अपने क्या करेंगे, इस एप्लीकेशन को इस लोकल सर्वर पे ही होस्ट कराएंगे, अपने कंप्यूटर के अंदर ही होस्ट कराएंगे। वो कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो हम लिखते हैं सबसे पहले app.listen, ओके, app.listen एंड आफ्टर दैट हमें इसे पोर्ट देना पड़ता है, ठीक है। तो पोर्ट कोई भी एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर होता है जिसमें इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो सकती है क्लाइंट से सर्वर से, और क्लाइंट और सर्वर से क्लाइंट में, ठीक है। क्लाइंट होता है हमें कोई कंप्यूटर, कोई मोबाइल फ़ोन, कोई ब्राउज़र या कुछ भी, और सर्वर होता है कि ये वाला सर्वर जो मैं अभी बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कोई भी पोर्ट दे सकते हैं। अब इस पोर्ट को आप कोई भी नंबर दे सकते हैं, जैसे 3000 और 5050, और तो मैं यहाँ पे देता हूँ 8000, मेरा फेवरेट नंबर है। आफ्टर डेट आपको क्या करना है, एक कॉमा देना है एंड आफ्टर डेट आपको यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन देना होता है, ठीक है। कि जब ये एप्लीकेशन हमारे कंप्यूटर में होस्ट हो जाए, इस पोर्ट पे होस्ट हो जाए, तो आफ्टर डेट हमें इसे कॉल बैक फंक्शन देना है, क्योंकि तब कुछ होना चाहिए। तो कॉल बैक फंक्शन देने के लिए मैं यहाँ पे पहले ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट के अंदर जैसे एक एरो फंक्शन बना देते हैं, मैंने यहाँ पे एक एरो फंक्शन बना लिया, और इस एरो फंक्शन के अंदर मैं डाल रहा हूँ console.log सर्वर, मैं इसे बंद कर देता हूँ, सर्वर हैज़ बीन स्टार्टेड, ओके। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, जो ये मेरी एप्लीकेशन है इसको मैंने अपने कंप्यूटर में ही लोकल सर्वर पे होस्ट करा दिया है, ठीक है। जब भी मैं इस फाइल को रन करूंगा, जब भी मैं इस कोड को रन करूंगा, app.js फाइल को मैं रन करूंगा, ठीक है, तो क्या होगा, ये जो मेरा ऐप है वो मेरे कंप्यूटर के अंदर होस्ट हो जाएगा लोकल होस्ट में, और इसका पोर्ट क्या रहेगा, 8000, ठीक है। तो इस तरीके से अब ये क्या करेगा, जो एप्लीकेशन है ये मेरी रिक्वेस्ट को क्योंकि एपीआई क्या होती है, हम एपीआई को रिक्वेस्ट करते हैं और एपीआई हमें रिस्पॉन्स को रिटर्न करती है, ठीक है। अगर आपको मैंने बेसिक नॉलेज पहले बता दी थी कि एपीआई की क्या होती है, हम एपीआई को एक रिक्वेस्ट देते हैं और एपीआई हमें एक रिस्पॉन्स देता है, ठीक है। लेकिन उस रिक्वेस्ट के लिए इस एपीआई को कहीं पे होस्ट होना चाहिए, तो अभी मैंने इस एपीआई को 8000 पोर्ट पे होस्ट कर दिया है। अब ये क्या करेगी, ऐप का मतलब app.listen, अब ये जो ऐप है वो इनकमिंग जो रिक्वेस्ट होगी इस पे, अगर इस पे कोई बंदा रिक्वेस्ट करेगा मेरी एपीआई पे, तो उस रिक्वेस्ट को, ये इनकमिंग रिक्वेस्ट को अब ये लिसन करेगी, ये सुनेगी उसे, ठीक है। तो आफ्टर दैट मैं क्या कर सकता हूँ, मैं आपको ये समझा देता हूँ कि अब इसका एक
इसकी यूआरएल क्या होगी, मतलब जैसे कि आप क्रोम पे जाते हो और लिखते हो www.google.com तो गूगल का पेज खुल जाता है। ऐसे यूट्यूब के लिए www.youtube.com और फेसबुक के लिए www.facebook.com डालोगे तो ये चीज़ें वेबसाइटें खुल जाती हैं। बट एक एपीआई को अगर मैंने जैसे अपने लोकल सर्वर पे होस्ट कराया तो उसकी यूआरएल क्या होगी, और उसका अगर पोर्ट 8000 तो मैं उसकी यूआरएल बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पर जो उसकी यूआरएल होती है वो होती है HTTP। ये आपके लिए भी सेम होगी, अगर आप ऐसा सेम कोड लिखते हो तो आपके लिए भी सेम होगी। HTTP उसके बाद कोलन डैश डैश लोकल होस्ट फिर कोलन, ओके। एंड उसके बाद आपको देना होता है पोर्ट। अब मेरे कौन से पोर्ट पे मैं इस एप्लीकेशन को होस्ट करा रहा हूँ, मैं करा रहा हूँ 8000 पे, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 8000 एंड ये हो गई आपकी यूआरएल, ठीक है। तो मैं इसको लिख देता हूँ लोकल, इसको आप अपने कमेंट में लिख दो या फिर कहीं पे लिख लो, लोकल होस्ट यूआरएल बोलते हैं इसे। फिलहाल के लिए जो हमारी लोकल होस्ट यूआरएल है वो है http://localhost then कोलन देन 8000। तो ये यूआरएल है जिस पे ये मेरी जो पूरा ये सर्वर है ये होस्ट हो जाएगा और मैं इस यूआरएल पे अपना पूरा का पूरा जो एपीआई है उसे टेस्ट कर सकता हूँ। ओके, सो अब मैं इसे लिखे रहने देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऐप, सॉरी। सो नाउ मैं कंटिन्यू करता हूँ कि हम अपने ऐप को क्या करा रहे हैं, अपने ऐप को हम लिसन करा रहे हैं, ऐप लिसनिंग ऑन पोर्ट 8000। ओके, सो हमारा जो ऐप है वो इनकमिंग रिक्वेस्ट को, मतलब हम अगर मैं जैसे ही इस यूआरएल पे रिक्वेस्ट करूंगा इस यूआरएल पे, तो मेरा जो ये ऐप है ये इस पे लिसन करेगा, इस पे आने वाली जितनी भी रिक्वेस्ट है उनको लिसन करेगा और कोड के हिसाब पे उन पे रिस्पॉन्स देगा। ओके, सो ये चीज़ क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसके बीच में होना चाहिए हमारा कोड। ओके, सो अब हम चीज़ क्या करेंगे, अब हम कुछ राउट्स बनाएंगे यहाँ पे। सो नाउ यू कैन सी, सो नाउ मैं कंटिन्यू करता हूँ एक और बार, ठीक है। हमने क्या करा है, इस एप्लीकेशन को लिसन करा दिया पोर्ट 8000 पे, और जो हमारी यूआरएल होगी वो ये होगी, ठीक है। अगर मैं इसको 8000 पे ना करा के ऐसे करा देता कुछ तो 5050, तो यहाँ पे भी जो ये पोर्ट है चेंज हो जाता है, ये हो जाता है 5050। बट अभी मैं इसे 8000 रहने दे रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे भी 8000। ओके, सो अब हमें कुछ राउट्स डिफाइन करने हैं, ठीक है। अब राउट्स क्या होते हैं, राउट्स होता है हम अपनी HTTP रिक्वेस्ट को हैंडल करेंगे बाय यूजिंग राउट, ठीक है। तो अब मैं आपको पहले HTTP रिक्वेस्ट के बारे में बता देता हूँ कि HTTP रिक्वेस्ट क्या होती है, ठीक है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ HTTP रिक्वेस्ट। HTTP रिक्वेस्ट समझाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कितनी तरह की HTTP रिक्वेस्ट होती है। वैसे तो बहुत तरह की HTTP रिक्वेस्ट होती है। सो HTTP रिक्वेस्ट को समझाने से पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ कि कितनी तरह की HTTP रिक्वेस्ट होती है। सो बेसिकली बहुत तरह की HTTP रिक्वेस्ट होती है, ठीक है। बट जो हम बेसिकली यूज़ करेंगे वो है 4 तरह की। जो सबसे पहले HTTP रिक्वेस्ट होती है वो होती है हमारी गेट की, दूसरी होती है हमारी पोस्ट की, और तीसरी होती है हमारी डिलीट की, और चौथी होती है हमारी अपडेट की, ठीक है। तो ये होती है 4 तरह की HTTP रिक्वेस्ट। अब HTTP रिक्वेस्ट होती क्या है, HTTP रिक्वेस्ट का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये एक ऐसा प्रोटोकॉल होता है जिसके अंदर हम www मतलब वर्ल्ड वाइड वेब पे अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ कि यहाँ पे हम HTTP रिक्वेस्ट का काम क्या करेंगे। देखो, अगर हमारे पास समझ लो कोई डेटाबेस है, ठीक है, और हम चाहते हैं कि जो मेरी API है उस डेटाबेस के अंदर हमें कुछ डेटा दे दे, मैं डेटा को चाह रहा हूँ, यानी मैं गेट करना चाह रहा हूँ, तो वहाँ पे मैं कौन सी रिक्वेस्ट लगा सकता हूँ, गेट की। अगर मैं चाह रहा हूँ कि जो मेरा डेटाबेस है उसमें कुछ चीज़ पोस्ट हो जाए, मतलब मैं कुछ पोस्ट, जैसे हम फेसबुक पे पोस्ट करते हैं ना, अपनी फोटो को अपलोड करते हैं, तो इस तरीके से यहाँ पे जब पोस्ट है तो मैं उस जगह पे पोस्ट यूज़ करूँगा जब मुझे कोई चीज़ पोस्ट करनी होती है, जब मुझे कोई चीज़ क्रिएट करनी होगी अपने डेटाबेस के अंदर। डिलीट का मतलब सिंपल ही है, ऐसी HTTP रिक्वेस्ट जिसमें मैं चाहता हूँ कि जो मेरी API है वो जो मेरा डेटाबेस है उसके अंदर कुछ चीज़ को डिलीट कर दे, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा अपडेट। अब अपडेट का मतलब कि अगर मेरे पास कोई डेटाबेस है उसमें मैं किसी इन्फॉर्मेशन को अपडेट कराना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, वहाँ पे HTTP रिक्वेस्ट मारूंगा अपडेट के लिए, ठीक है। सो इस तरीके से हम HTTP रिक्वेस्ट का ये मतलब होता है। 4 तरह, वैसे मेनली बहुत तरह की HTTP रिक्वेस्ट होती है, लेकिन बेसिकली जो मैं इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूँ वो 4 तरह की HTTP रिक्वेस्ट है। तो एक्सप्रेस हमें क्या करता है ना कि HTTP रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए पहले से कुछ मेथड हमें दे रखे हैं उसने। तो सबसे पहला जो उसने हमें मेथड दे रखा है ना उसे हम कहते हैं app.get, ठीक है, app.get और ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज। अब ये गेट क्या है, ये गेट एक तरह की HTTP रिक्वेस्ट है, ठीक है, कि जब भी मेरी एप्लीकेशन में कोई गेट की रिक्वेस्ट मारेगा, सपोज अब करो कि मेरे को सारी इंफॉर्मेशन का, सारे जो स्टूडेंट हैं, क्योंकि हम स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं, तो मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं
डेटाबेस के अंदर मुझे सबका डेटा चाहिए, यानी मुझे गेट करना है डेटा। सो मैंने अपनी एप्लीकेशन में जो अभी होस्ट हो रहा है और इनकमिंग रिक्वेस्ट को लिसन कर रहा है मेरे लोकल सर्वर पर, मतलब इस वाली यूआरएल पे, ठीक है। तो इस वाली यूआरएल पे जब भी कोई गेट की रिक्वेस्ट मारेगा तो मैं उसको जो सारा डेटा अपने स्टूडेंट्स का वो दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस एचटीटीपी रिक्वेस्ट का नाम क्या है, गेट, यानी मैं अपने एप्लीकेशन को कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ गेट के साथ कि जब भी मेरी एप्लीकेशन पे कोई एचटीटीपी रिक्वेस्ट मारेगा गेट पे। अब रिक्वेस्ट कैसे मारते हैं अपनी एप्लीकेशन पे वो भी मैं आपको समझाऊंगा। किसी भी एपीआई पे रिक्वेस्ट किस तरीके से करी जाती है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना ज़रूरी है। यहाँ पे ये एप्लीकेशन है, उसके बाद हमने यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट मारी है, एचटीटीपी की गेट रिक्वेस्ट। आफ्टर दैट हमें क्या करना पड़ता है, इसे एक एंड पॉइंट देना पड़ता है। अब एंड पॉइंट क्या होता है, सपोज मैं आपको एक वेबसाइट का नाम देता हूँ www.google.com, ठीक है। तो google.com क्या है, एक एंड पॉइंट है। जब भी आप इसमें एक रिक्वेस्ट मारते हो आपको एक वेब पेज मिल जाता है, तो आपकी रिक्वेस्ट एंड हो जाती है। मतलब आप एक रिक्वेस्ट भेज रहे हो और सामने से आपको रिस्पॉन्स आ रहा है, जब ये चीज़ एंड हो जाती है उसे हम कहते हैं अपने एंड पॉइंट्स, ठीक है। अभी आप समझ लो कि अगर ये है, ये मेरी क्या है, एक सिंपल यूआरएल है, ठीक है। http then colon then slash slash then localhost then colon then 8000, ये मेरा एक URL है, ठीक है। तो इस URL का एंड पॉइंट क्या होगा, तो इस URL का जो एंड पॉइंट है वो होगा स्लैश, ठीक है। इस URL का एंड पॉइंट है वो होगा स्लैश, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे स्लैश लिख दूँ, अब मैं यहाँ पे स्लैश लिख दूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपको चीज़ समझनी पड़ेगी। ये पहली चीज़ में कंफ्यूजिंग हो सकता है बट बहुत ईजी समझना। मतलब इसको हम कहते हैं रूट डायरेक्टरी, ठीक है। इसको कहते हैं रूट डायरेक्टरी। मतलब हमारी जो मेन वेबसाइट है वो कहाँ पे से, www.google.com क्या है, वो एक रूट डायरेक्टरी है। मतलब गूगल का सबसे नीचे का, मतलब सबसे ऊपर की जो वेबसाइट है www.google.com वो है। उसके बाद स्लैश लगा के बहुत सारी उसमें चीज़ें आ सकती है, जैसे कुछ भी, जैसे यूट्यूब पे क्या होता है, www.youtube.com पे जाओगे तो सबसे पहले तो वो रूट डायरेक्टरी youtube.com, उसके बाद आप स्लैश लगा के किसी वीडियो का उसमें आगे लिंक दे दो या यूआरएल दे दो या फिर राउट दे दो, तो वो एक अलग यूआरएल हो जाता है। तो इस तरीके से रूट डायरेक्टरी एक ऐसी डायरेक्टरी रहती है जो सबसे ऊपर हायर लेवल डायरेक्टरी रहती है। तो यहाँ पे जो मैं ये एप्लीकेशन है उसको कहाँ पे होस्ट करा रहा हूँ, मैं उसे अपने इस वाली वेबसाइट पे होस्ट करा रहा हूँ, http फिर कोलन फिर स्लैश स्लैश लोकल होस्ट पे करा रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, मेरी रूट डायरेक्टरी है, ये भी मेरे इस टाइम पे ये मेरी वेबसाइट है। जब जब मैं स्लैश लिखता हूँ उसका मतलब होता है रूट डायरेक्टरी, ठीक है, रूट डायरेक्टरी। और उसके बाद हमें यहाँ पे क्या है, एक कॉमा देना पड़ता है, और कॉमा के बाद हमें एक रिक्वेस्ट हैंडलर फंक्शन देना पड़ता है, ठीक है। तो अब समझो मैंने क्या समझाया था कि गेट रिक्वेस्ट क्या होती है, एक एचटीटीपी रिक्वेस्ट होती है। अभी मैं अपना किस पे अपने एपीआई को किस पे होस्ट करा रहा हूँ, इस वाली वेबसाइट पे। अब इस वाली वेबसाइट पे जब कोई भी बंदा गेट की रिक्वेस्ट मारेगा, ठीक है, इस वेबसाइट पे जब कोई बंदा गेट की रिक्वेस्ट मारेगा, इस वेबसाइट पे क्यों मारेगा, क्योंकि इस वेबसाइट का मतलब क्या है, रूट डायरेक्टरी यानी स्लैश है। यानी इस स्लैश पे यानी इस रूट डायरेक्टरी पे यानी मेरी वेबसाइट पे अगर कोई भी बंदा गेट की रिक्वेस्ट मारेगा तो क्या होगा, क्योंकि उसने रिक्वेस्ट मारी है तो मेरा एपीआई का फर्ज बनता है उसको एक रिस्पॉन्स भेजना है, ठीक है। तो वो रिस्पॉन्स को मैं किस तरीके से भेज सकता हूँ वो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो अब आपको क्या लिखना पड़ता है, अगर आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ी हुई है तो वहाँ पे आपको असिंक अवेट का मतलब पता होगा, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे एक असिंक फंक्शन देना है। अगर आप असिंक ना भी दो तो भी चलेगा, बट मोस्टली केसेस में हम असिंक ही देते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ असिंक। आफ्टर दैट हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, एक कॉल बैक फंक्शन, एंड आफ्टर दैट ये एक एरो फंक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ तक मैं सोचता हूँ आपको अगर जावास्क्रिप्ट आती है तो आप ये वाली चीज़ समझ गए होंगे। एक असिंक फंक्शन बना रहा हूँ मैं, नथिंग एल्स, एक एरो फंक्शन है, ठीक है। अब क्या होगा, इसके अंदर हमें ऑटोमेटिकली दो आर्ग्यूमेंट मिलते हैं, एक होती है रिक्वेस्ट और एक होता है रिस्पॉन्स, ठीक है। अब बंदे ने क्या किया है, किसी भी यूज़र ने मेरी इस वाली उस पे साइट पे रिक्वेस्ट मारी जो कि स्लैश है, स्लैश मतलब रूट डायरेक्टरी, सबसे ऊपर की डायरेक्टरी है। इस वाली पे गेट की रिक्वेस्ट मारी है। तो अब मुझे क्या, उसने एक रिक्वेस्ट मारी है तो मुझे रिक्वेस्ट मिल गई और देन मुझे रिस्पॉन्स, यानी अब मैं उसे क्या रिस्पॉन्स भेजना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो अब उस बंदे ने यहाँ पे रिक्वेस्ट मार दी, अब मुझे इसको कुछ रिस्पॉन्स भेजना है, ठीक है। अब सबसे पहले रिक्वेस्ट दिखती कैसे है वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको लिख लेता हूँ console.log रिक्वेस्ट, ठीक है। कि यहाँ पे हम रिक्वेस्ट को देखना चाह रहे हैं कि रिक्वेस्ट कैसी होती है, ठीक है। तो इसका सिंपल सा मीनिंग क्या बनता है, देखो चीज़ें किस तरीके से कनेक्ट हो रही है। ये मेरी यूआरएल है जहाँ पे मेरी एप्लीकेशन होस्ट हो रही है। जब भी इस पे यानी इस रूट पे कोई भी बंदा अगर गेट की रिक्वेस्ट मारता है, ठीक है। अब जब आपने क्रोम से ना किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली गेट की रिक्वेस्ट होती है, वो किसी मतलब ऐसे नहीं होता कि वो
इनके बारे में हम पढ़ेंगे पोस्ट डिलीट अपडेट। बट अगर आप किसी भी वेबसाइट पे अगर क्रोम पे जाते हो तो उसमें ऑटोमेटिकली वो गेट की रिक्वेस्ट ही होती है फर्स्ट ऑफ ऑल में, ठीक है। उसके बाद हमने एक हैंडल फंक्शन बना लिया कि जब जब कोई भी बंदा मेरी इस वेबसाइट पे गेट की रिक्वेस्ट मारेगा तो उसको, तो मेरे जो टर्मिनल है उस पर क्या प्रिंट हो जाए, इस कॉल बैक फंक्शन जब भी फ्री कॉल बैक फंक्शन रन होगा और मेरी कंसोल पे क्या प्रिंट हो जाए, वो रिक्वेस्ट प्रिंट हो जाए, ठीक है। तो मैं एक बार अपना टर्मिनल खोल लेता हूँ यहाँ पे, इसे क्लियर कर लेता हूँ। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसे टेस्ट करना है। तो इसे टेस्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, इस एप्लीकेशन को रन करूँगा। अब नोड में किसी भी एप्लीकेशन को रन करने के लिए आपको सबसे पहले लिखना पड़ता है नोड, एंड आफ्टर दैट उसे आपको एक फाइल का नाम देना पड़ता है। तो यहाँ पे जो मेरी फाइल है वो क्या है, app.js, ठीक है। तो मैं इस फाइल का नाम दे देता हूँ app.js, ओके। तो मैंने यहाँ पे फाइल का नाम दे दिया और इस फाइल को मैं रन कराना चाह रहा हूँ क्योंकि इसी के अंदर मेरा सारा कोड है। अब मैं एंटर यहाँ पे हिट कर देता हूँ। हम थोड़ा सा वेट करेंगे, ठीक है। और अगर सब कुछ सही रहा तो हमारे जो कंसोल है उस पर क्या प्रिंट हो जाएगा, द सर्वर हैज़ बीन स्टार्टेड, ठीक है। तो हमारा जो सर्वर है वो स्टार्ट हो गया है, यानी ये जो मेरी एप्लीकेशन है वो होस्ट होना स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। ये वाली एप्लीकेशन मेरी होस्ट होना स्टार्ट हो चुकी है, यानी अब जो ये वाला यूआरएल है, ये वाला ये काम कर रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इस वाले यूआरएल को यहाँ से कॉपी पेस्ट करता हूँ, ठीक है, और अपने क्रोम ब्राउजर पे जाता हूँ। तो मैंने क्या समझाया था कि जब भी मैं इस वाले यूआरएल पे जाऊंगा, यानी इस रूट डायरेक्टरी पे जाऊंगा, तब तब जब जब कोई बंदा मेरी रूट डायरेक्टरी पे गेट की रिक्वेस्ट मारेगा तब तब ये फंक्शन रन होगा, और ये फंक्शन रन होगा तो मुझे रिक्वेस्ट आएगी उस क्लाइंट से और मुझे उसे एक रिस्पॉन्स भेजना है। बट उससे पहले मैं क्या करना चाहूँगा, अपने इस रिक्वेस्ट को देखना चाहूँगा कि दिखती कैसे है। तो अब आपको क्या करना है, अपना क्रोम ब्राउजर ओपन करना है, और क्रोम ब्राउजर को खुलने में थोड़ा टाइम लगता है तो लेट्स वेट। तो यहाँ पे मैं अपना क्रोम ब्राउजर खोल लेता हूँ अभी। तो ठीक है, मेरा क्रोम ब्राउजर खुल चुका है। हमने वहाँ से एक यूआरएल कॉपी किया था, ओके। ये यूआरएल हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब जैसे ही मैं इस यूआरएल पे एंटर करूंगा, मैं इस यूआरएल पे जाऊंगा तो इस यूआरएल पे गेट रिक्वेस्ट लग जाएगी। और मेरे कोड के हिसाब से, मेरे कोड क्या बता रहा है कि जब जब इस यूआरएल पे तुम्हारी रूट डायरेक्टरी में, इसका मतलब क्या है, मेरी ये वाली यूआरएल जो मैंने कॉपी पेस्ट करी थी, इस पे जब भी कोई गेट की रिक्वेस्ट मारेगा तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा जिसके अंदर ऑटोमेटिकली मुझे एक रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स मिल जाएगा। तो मैं उस रिक्वेस्ट को यहाँ पे प्रिंट कराना चाहूंगा कंसोल पे। तो मैं दोबारा जाता हूँ अपने इस पे और यहाँ पे मैं दबाता हूँ एंटर, ठीक है। मैंने एंटर दबा दिया। अब हम चलते अपने वीएस कोड पे, देखते हैं क्या होता है। सो यू कैन सी हियर कि अब हमारी जो ये है टर्मिनल, उस पर आप देख सकते हो हमारी पूरी की पूरी जो रिस्पॉन्स है, जो हमारा रिक्वेस्ट है सॉरी, वो पूरा का पूरा प्रिंट हो चुका है। और उस पर आप देख सकते हो कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें, मतलब ये नेटवर्किंग से रिलेटेड चीज़ें जितनी भी यहाँ पे हम कुछ चीज़ें पढ़ेंगे इनमें से, बट यहाँ पे काफ़ी देख सकते हो कितनी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो इतनी बड़ी रिक्वेस्ट मेरे जो उसने, जो मेरा क्रोम है उसने सेंड करी है। ये सारी रिक्वेस्ट मेरे क्रोम ने सेंड करी है इस वेबसाइट पे। सो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। यू कैन सी है, ये देखो, ये पूरी की पूरी रिक्वेस्ट है। बट अब एक चीज़, आप वापस अपने क्रोम पे जाओगे ना, ये देख सकते हो यहाँ पे लोड हो रहा है पेज, मतलब पेज लोड हो जा रहा है, मतलब कुछ मुझे दिखा नहीं रहा, कुछ कर नहीं रहा, बस ये लोड हो जा रहा है। बट ऐसे हो क्यों रहा है, ये क्यों बार बार ऐसे लोड हो रहा है, ये रुक क्यों नहीं रहा? बिकॉज अभी जो मेरे को रिक्वेस्ट आई है, ठीक है, मेरे को अभी जो रिक्वेस्ट आई है उसको मैंने यहाँ पे एंड नहीं किया है। देखो, हम किसी भी जब वेबसाइट पे या किसी भी हम एपीआई पे जब रिक्वेस्ट मारते हैं ना, तो वो एपीआई हमको रिस्पॉन्स में कुछ चीज़ें बैक में सेंड करती है। बट यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि मैंने कोई भी रिस्पॉन्स सेंड नहीं किया है। तो ये वाली जो रिक्वेस्ट है यहाँ पे, वो तब तक चलती जाएगी जब तक ये वेबसाइट, ये एपीआई मुझे कुछ वापस में कुछ भेज ना दे। बट अभी मैंने यहाँ पे अपना कोड पे देखो तो मैंने यहाँ पे वापस में तो कुछ भेजा ही नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, अब इसको हम दोबारा जाते हैं अपने टर्मिनल पे और यहाँ पे Ctrl+C दबा के मैं अपनी एप्लीकेशन को बंद कर देता हूँ, ठीक है, और क्लियर लिख के क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन को बंद कर दिया। यहाँ पे जब मैंने एप्लीकेशन को बंद कर दिया, आप दोबारा अपने क्रोम पे जाओगे तो वहाँ पे भी आप देखोगे आपकी एप्लीकेशन यहाँ बंद हो गई है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसे काट देता हूँ और एक न्यू टैब खोल लेता हूँ। एंड उससे पहले मैं दोबारा वीएस कोड में जाता हूँ अपने। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे जो मैं रिक्वेस्ट कंसोल डॉट लॉग करा रहा था उसे मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब समझ लो किसी बंदे ने मेरे इस वेबसाइट पे एक गेट की रिक्वेस्ट मार दी। अब मैं चाह रहा हूँ कि उसको कुछ सेंड हो जाए वापस में, ठीक है। अब कुछ चीज़ सेंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको लिखना पड़ता है रिस्पॉन्स डॉट, उसके बाद देना आपको लिखना पड़ता है सेंड, ठीक है। कि मैं जो भी मेरा क्लाइंट है उसको मैं एक RES का मतलब है रिस्पॉन्स, कि मैं उस बंदे को एक रिस्पॉन्स सेंड करना चाह रहा हूँ। अब वो रिस्पॉन्स कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बट यहाँ पे मैं क्या दे रहा हूँ, दिस इज, मैं एक स्ट्रिंग दे रहा हूँ, दिस इज योर रिस्पॉन्स, ठीक है, दिस इज योर रिस्पॉन्स।
अब पहले हम क्या कर रहे थे, कंसोल डॉट लॉग कराते थे रिक्वेस्ट को, पर अभी हम रिक्वेस्ट का कोई काम नहीं कर रहे, मैं अब रिस्पॉन्स भेज रहा हूँ रिटर्न में। क्रोम ब्राउजर यानी जो भी क्लाइंट है उसने मुझे एक रिक्वेस्ट भेजी है, अब मैं उसे एक रिस्पॉन्स भेज रहा हूँ बाय राइटिंग रिस्पॉन्स डॉट सेंड एंड दिस इज योर रिस्पॉन्स। ठीक है, मैं दोबारा अपना टर्मिनल खोलता हूँ और इस एप्लीकेशन को रन करता हूँ बाय राइटिंग नोड ऐप डॉट जेएस। ठीक है, और मैं इसमें कर देता हूँ हिट एंटर। तो देख सकते हो सर्वर हैज बीन स्टार्टेड। तो हम दोबारा जाते हैं और जो हमारा यूआरएल है उसे यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। मैं अपना यूआरएल पेस्ट करता हूँ यहाँ पे। अब इसमें एंटर दबाते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो मैंने यहाँ पे एंटर दबाया, सो यू कैन सी मेरे सामने आया दिस इज योर रिस्पॉन्स। यहाँ पे देखो दिस इज योर रिस्पॉन्स। ठीक है, अब ये चीज़ आई कहाँ से, दिस इज योर रिस्पॉन्स, ये चीज़ आई कहाँ से, ये चीज़ आई अगर मैं अपने यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे देखो एप्लीकेशन डॉट गेट, जब भी कोई बंदा मेरी यूआरएल मतलब इस पे जाएगा एंड आफ्टर दैट ये फंक्शन रन हुआ और इस फंक्शन ने उसको रिटर्न में एक रिस्पॉन्स सेंड कर दी। दोबारा अपने क्रोम पे जाओगे तो एक चीज़ यहाँ पे आप देखोगे, अब ये लोड नहीं कर रहा बार बार। ये क्यों लोड नहीं कर रहा है, बिकॉज मैंने इसे जो रिस्पॉन्स है वो वापस सेंड कर चुका हूँ। सो दिस इज हाउ यू कैन वर्क विद कैसे आप अब आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स काम करता है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से काट देते हैं और मैं Ctrl+S दबा के इस कोड को सेव कर लेता हूँ और तब तक मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है ना वो रहता है कि राउट्स का, कि अब राउट्स क्या होते हैं। जैसे हमने ये वाला राउट तो यहाँ समझ लिया कि ऐप डॉट गेट है, कि कोई भी अभी अगर HTTP की गेट रिक्वेस्ट मारेगा मेरे एप्लीकेशन पे तो ये वाला फंक्शन रन हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो अगर आप कहीं पे भी एक एग्जांपल मैं आपको ले लेता हूँ, हम यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एग्जांपल। तो एक एग्जांपल होता है कि समझ लो अगर आप कोई वेबसाइट खोलते हो, सपोज www.youtube.com। ठीक है, तो ये भी एक रूट वेबसाइट है क्योंकि कोई कॉम्प्लेक्स यूआरएल नहीं है, सिंपल सी एक रूट वेबसाइट है ये youtube.com। बट व्हेन आई इस वेबसाइट पर जाके जब आप किसी वीडियो को क्लिक करते हो तो उसके बाद आप एक नए पेज पे चले जाते हो जहाँ पे कोई नई चीज़ होती है, आपको शायद से वीडियो भी दिखाया जा सकता है या फिर कोई भी चीज़। तो वो यूआरएल कुछ इस तरीके से होती है। ठीक है, youtube.com और इसके अंदर फिर एक स्लैश लग जाता है और इसके बाद भी कुछ XYZ यूआरएल होती है, देन उसके बाद भी कुछ XYZ होता है। ओके, सो आप देख सकते हैं यूआरएल के बाद कुछ इस तरीके के राउट्स होते हैं, कुछ पाथ्स होते हैं कि मतलब इस ये वाली वेबसाइट है तो इसके बाद का स्लैश लगा के इसके अंदर का भी कोई पाथ होगा, उसके बाद लगा उसके स्लैश लगा के उसके अंदर का भी कोई पाथ होगा। तो इस तरीके से आपने कोई कॉम्प्लेक्स यूआरएल हर बार देखे होंगे। अगर आप अपने ब्राउजर वगैरह पे जाओगे और किसी वेबसाइट को एक्सप्लोर करोगे तो उसकी इंटरनल अगर आप किसी चीज़ पे क्लिक करोगे तो आप किसी और चीज़ पे पहुंच जाओगे और उसका यूआरएल कुछ इस तरीके से होता है www.youtube.com और उसके बाद स्लैश लगा के फिर जो भी XYZ दोबारा स्लैश लगा के XYZ, या कभी कभी उसमें क्वायरीज भी होती है इस तरीके से कि जो वीडियो का जो आईडी है वो है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इस तरीके के कॉम्प्लेक्स यूआरएल होते हैं। तो हम क्या करेंगे अपनी एपीआई में भी कुछ इसी तरह के हम यूआरएल्स बनाएंगे। ठीक है, अब वो किस तरीके से बनाता हूँ मैं आपको समझाता हूँ। सो जो पहले क्या हो रहा था ना, पहले मैं अपनी रूट डायरेक्टरी पे रिक्वेस्ट को ले रहा था, इस वाली डायरेक्टरी पे। ठीक है, इस वाली डायरेक्टरी यानी मेरे इस वाले यूआरएल पे मैं एक रिक्वेस्ट ले रहा था जो थी गेट की रिक्वेस्ट। तो मैं गेट की रिक्वेस्ट को ले रहा था अपने इस वाले यूआरएल, इस वाले स्लैश पे, स्लैश मतलब रूट डायरेक्टरी, रूट डायरेक्टरी का मतलब ये वाला यूआरएल। बट मैं इसे अब सिर्फ इस पे ना लेके इसके आगे कुछ लिख दूंगा, गेट स्टूडेंट डेटा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, तो अभी हम जब एक स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम एपीआई बना रहे हैं तो जो सबसे पहली चीज़ है वो है कि मेरे को सारे स्टूडेंट का डेटा चाहिए और सारे स्टूडेंट का डेटा पाने के लिए मैंने इसके अंदर एक ऐसा एंड पॉइंट बना दिया है जिसका नेम है गेट स्टूडेंट डेटा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, स्लैश लगाने के बाद इसका मतलब क्या है, तो मैंने आपको बताया था स्लैश का मतलब क्या होता है। स्लैश का मतलब होता है हमारी रूट यूआरएल, हमारी रूट डायरेक्टरी। हमारी रूट डायरेक्टरी क्या है ये। अब जब मैंने इसका स्लैश लगा दिया, यानी जब मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ गेट स्टूडेंट डेटा। ठीक है, तो अब इस चीज का मतलब क्या है, तो इस चीज का मतलब है कि स्लैश का मतलब क्या है, मेरी रूट डायरेक्टरी। मेरी रूट डायरेक्टरी क्या है, ये वाली, यानी HTTP उसके बाद कोलन, उसके बाद लोकल होस्ट, आफ्टर दैट कोलन और आफ्टर दैट माई मेरा पोर्ट। अब ये स्लैश का मतलब तो ये हो गया, बट इसका मतलब क्या है गेट स्टूडेंट डेटा। तो इस जो ये एंड पॉइंट है इसका मतलब है दोबारा स्लैश लगा के इसके आगे है गेट स्टूडेंट डेटा। ठीक है, तो अब मैंने इस तरीके से इस यूआरएल को बना दिया। तो अब मैं
अब मैं रिक्वेस्ट को लिसन करूंगा इस पे, मतलब जब भी कोई इस पे रिक्वेस्ट मारेगा स्लैश गेट स्टूडेंट डेटा, माने इसका मतलब कि मेरी जो रूट URL है HTTP फिर कोलन फिर स्लैश स्लैश लोकल होस्ट फिर कोलन फिर 8000 फिर स्लैश और गेट स्टूडेंट डेटा पे जब भी कोई रिक्वेस्ट मारेगा तो उसे सारे स्टूडेंट का डेटा मिल जाएगा, ठीक है, उसे सब स्टूडेंट का डेटा मिल जाएगा। तो इसी तरीके से हम अलग अलग राउट को अपने अलग अलग राउट को बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मुझे सारे स्टूडेंट का डेटा चाहिए तो उसके लिए मैं लिखूंगा ऐप डॉट गेट। लेकिन अगर मुझे किसी स्टूडेंट को का डेटा क्रिएट करना है, यानी मेरा डेटाबेस है उस पर मुझे किसी स्टूडेंट का डेटा अगर क्रिएट करना है तो वहाँ पे हमारी कौन सी HTTP रिक्वेस्ट आएगी, इन चारों में से गेट पोस्ट और डिलीट और अपडेट में से कौन सी HTTP रिक्वेस्ट आनी चाहिए, वो आनी चाहिए पोस्ट, बिकॉज इस टाइम पे हम अपने डेटाबेस के अंदर कोई डेटा क्रिएट कर रहे हैं स्टूडेंट का, ठीक है। तो अब इस राउट का मैं क्या नाम दूंगा, इस राउट का जो इस एंड पॉइंट का जो नेम होगा वो होगा क्रिएट स्टूडेंट, ठीक है, क्रिएट स्टूडेंट। इसमें हम किसी न्यू स्टूडेंट का डेटा अपने API के अंदर अपने डेटाबेस के अंदर भरेंगे। अब ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, क्रिएट स्टूडेंट का मतलब पहले लग गया हमारा स्लैश, स्लैश का मतलब हमारा रूट URL। यहाँ पे हमारा रूट URL क्या है, HTTP:// लोकल होस्ट, देन वापस से कोलन, उसके बाद 8000, ये मेरा लोकल होस्ट है, मतलब मेरा URL है। उसके बाद स्लैश लगाने के बाद ये क्रिएट स्टूडेंट, तो ये URL कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ये देखो, ठीक है। बस यहाँ पे स्टूडेंट, अगर मैं इसको इस तरीके से मैं आपको लिख के बता देता हूँ तो क्रिएट स्टूडेंट का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे क्रिएट स्टूडेंट, इसका मतलब क्या होगा, यानी मेरा लोकल होस्ट, मतलब मेरी जो जिस पे मैं होस्ट करा रहा हूँ अपने एप्लीकेशन, उसके बाद स्लैश लगा के क्रिएट स्टूडेंट, यानी जब भी कोई पोस्ट की रिक्वेस्ट मारेगा, यानी पोस्ट की रिक्वेस्ट मारेगा इस वाले मेरे URL पे, मेरे राउट पे, इस वाले एंड पॉइंट पे कोई भी रिक्वेस्ट मारेगा, सो मुझे एक नया स्टूडेंट क्रिएट करना है अपने डेटाबेस में। तो उसका क्रिएट करने का कोड हम बाद में लिखेंगे, बट सबसे पहले हमें यहाँ पे दो चीज़ें यहाँ पे मिलती है कॉल बैक फंक्शन के अंदर, वो होता है रिक्वेस्ट और एक रिस्पॉन्स, और ये भी है कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। तो ये चीज़ हमने बना दी। अब अगली चीज़, अगर कोई स्टूडेंट मेरे डेटाबेस के अंदर है उसको मुझे अपडेट करना है, तो यहाँ पे हम कौन सी HTTP रिक्वेस्ट मार सकते हैं, अपडेट की। तो यहाँ पे मारेंगे ऐप डॉट अपडेट, एंड आफ्टर दैट हम इसमें क्या लिख सकते हैं, अपडेट स्टूडेंट। और उसके बाद एक हमें दो चीज़ें मिलना तो यहाँ पे पक्की होगी, कौन कौन सी, असिंक लगाने के बाद एक फंक्शन मिलेगा जिसके अंदर रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स होगा, और ये भी कुछ इस तरीके से काम करेगा, ठीक है। और ये भी एक कॉल बैक फंक्शन होगा यहाँ पे, ओके। आफ्टर दैट अब मुझे किसी स्टूडेंट को डिलीट करना है, इसमें एक्चुअली हम अपडेट की, एक्चुअली इसे अपडेट नहीं कहते हम इसे कहते हैं पैच, ठीक है। इसे अपडेट ना कह के इसे हम पैच कहते हैं, पैच, ओके। सो ये देखो यहाँ पे पैच आ गया है। सो इसे अपडेट ना कह के इसे पैच कहते हैं, मतलब सेम ही होता है इनका, बट अपडेट और पैच और अपडेट, ठीक है, इनका मतलब सेम ही होता है, लेकिन जो हम HTTP की जो रिक्वेस्ट है ना उसे हम पैच कहते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मार दिया पैच की रिक्वेस्ट, और जब पैच की मार दी, पैच का मतलब है कि मुझे किसी स्टूडेंट के डेटा को अपडेट करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा अपडेट स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पे मैं स्टूडेंट्स लिख लेता हूँ, ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पे ऐप डॉट पैच, यानी मुझे किसी स्टूडेंट को अभी अपडेट करना है अपने डेटाबेस के अंदर, उसका हम कोड बाद में लिखेंगे कि किस तरीके से अपडेट करना है, बट अभी हमें बेसिक चीज़ समझनी है, हमें राउट्स बनाने हैं। जो मेरा अगला राउट होगा वो होगा किसी भी स्टूडेंट को डिलीट करने का, तो यहाँ पे हम किसकी रिक्वेस्ट मारेंगे, HTTP की डिलीट की रिक्वेस्ट मारेंगे। उसके बाद अपना एंड पॉइंट देंगे, एंड पॉइंट होगा हमारा डिलीट स्टूडेंट, ठीक है, डिलीट स्टूडेंट। और उसके बाद होगा हमारा असिंक कीवर्ड, आफ्टर दैट रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, और उसके बाद दोबारा ये भी होगा कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। तो अब हमने अपने सारे जो एंड पॉइंट्स हैं वो क्रिएट कर लिए हैं, मतलब जब भी कोई जाएगा मेरे लोकल होस्ट गेट स्टूडेंट डेटा पे, उसको स्टूडेंट का डेटा मिल जाएगा। अगर वहाँ पे गेट की रिक्वेस्ट मारेगा, कोई भी अगर पोस्ट की रिक्वेस्ट मारेगा क्रिएट स्टूडेंट पे, तो एक नया स्टूडेंट क्रिएट हो जाएगा मेरे डेटाबेस के अंदर। उसके बाद कोई भी पैच की रिक्वेस्ट मारेगा अपडेट स्टूडेंट पे, तो जो मेरा डेटाबेस है उसके साथ स्टूडेंट अपडेट हो जाएगा। आफ्टर दैट अगर कोई डिलीट की रिक्वेस्ट मारेगा मेरे स्लैश डिलीट स्टूडेंट पे, तो मेरे डेटाबेस के अंदर जो उस स्टूडेंट है उसकी जो डेटा है वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने अपने राउट्स बना लिए, मैंने एग्जांपल भी दे दिया कि राउट किस तरीके से दिख रहे हैं। अभी मैं इसमें थोड़ा स्पेस छोड़ देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मेरी जो रूट डायरेक्टरी, मतलब जहाँ पे मेरी एप्लीकेशन होस्ट हो रही है, वो ये वाली वेबसाइट है। एंड आफ्टर दैट इस वाली वेबसाइट को लिखने के बाद जब मैं स्लैश मार के कोई इस वाले पे रिक्वेस्ट मारेगा गेट स्टूडेंट डेटा, इस पूरी URL पे जब कोई मारेगा गेट की रिक्वेस्ट,
तो ये पूरी चीज़ क्रिएट हो जाएगी। मतलब इस पे अगर कोई गेट की रिक्वेस्ट मारेगा तो उसको सारे स्टूडेंट का डेटा मिल जाएगा इस वाली पूरी यूआरएल पे, http://localhost फिर कोलन फिर 8000 फिर स्लैश गेट स्टूडेंट डाटा। इस पे कोई गेट की रिक्वेस्ट मारेगा तो स्टूडेंट मिल जाएंगे उसे जितने भी हमारे डेटाबेस में। उसके बाद सेम टू सेम फॉर क्रिएट के लिए भी है, एंड सेम टू सेम अगर आप फिर इसी इसी तरीके से इसके अपडेट के लिए भी है और डिलीट के लिए भी है, ठीक है। तो अब इनके हम कंट्रोलर बनाना भी स्टार्ट करेंगे। बट उससे पहले अब हमें एक डेटाबेस चाहिए। तो डेटाबेस के लिए हम बहुत सारे डेटाबेस यूज़ कर सकते हैं, माइस्क्यूएल भी, और काफ़ी सारे डेटाबेस ऑलरेडी हैं। बट यहाँ पे हम नो एसक्यूएल डेटाबेस को यूज़ करेंगे। सो नो एसक्यूएल डेटाबेस है वो है हमारा मोंगोडीबी। बट हम मोंगोडीबी को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं करेंगे, हम मोंगोडीबी को क्लाउड पे चलाएंगे। तो वो अब कैसे करते हैं वो आपको मैं समझा देता हूँ। तो अब मैं आपको सिखाऊंगा कि हम मोंगोडीबी के अंदर अपना डेटाबेस किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो हम मोंगोडीबी को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं करेंगे, हम उसका जो डेटाबेस है वो हम क्लाउड पे चलाएंगे। लेकिन उससे पहले हमें दो सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करना है। सबसे पहले है मोंगोडीबी का कंपास, एंड देन आता है हमारा पोस्टमैन, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना क्रोम ब्राउजर खोलना है, और क्रोम ब्राउजर के अंदर आपको लिखना है डाउनलोड पोस्टमैन, ठीक है। आपने यहाँ पे पोस्टमैन लिखा, और जो यहाँ पे सबसे पहली वेबसाइट आएगी ये वाली डाउनलोड पोस्टमैन, इस पर आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद इस वेबसाइट से आपको पोस्टमैन अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे एक डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा आपको, और देखो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन मिल गया आपको। यहाँ से डाउनलोड कर लेना है इसे अपने कंप्यूटर में, किसी भी नॉर्मल सॉफ्टवेयर की तरह डाउनलोड करना है। पोस्टमैन होता क्या है, पोस्टमैन हम एपीआई को, जो भी हमने एपीआई बनाई है उसे टेस्ट करने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। और बहुत सारे फीचर होते हैं पोस्टमैन के अंदर, मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो सबसे पहले पोस्टमैन अपने कंप्यूटर में जरूर इंस्टॉल कर लेना, और आफ्टर डेट आपको क्या करना है, अपने क्रोम ब्राउजर को लिखना है कंपास, कोई भी ब्राउजर आप यूज कर रहे हैं चल जाएगा। आपको सबसे पहले लिखना है मोंगोडीबी कंपास, ठीक है। ठीक है, मोंगोडीबी कंपास डाउनलोड हो, वहाँ पे आपको क्लिक करना है, और जो सबसे पहली वेबसाइट आएगी यहाँ पे कि मोंगोडीबी, ओके, सो पहली ना आके ये वाली, ये देखो मोंगोडीबी कंपास डाउनलोड, इस पे आपको क्लिक कर देना। एंड आफ्टर दैट ये वेबसाइट को खुलने में, इस वेबसाइट के खुलते ही आपको क्या करना है, नीचे आके और अपने आपको यहाँ पे देखना है, देखो मोंगोडीबी कंपास डाउनलोड दिख रहा है आपको, ये यहाँ से और थोड़ा नीचे आके यहाँ पे जो भी आप अपना वर्जन यूज़ कर रहे हैं, विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, अपना वर्जन सेलेक्ट करके, आपका प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करके, और EXE सेलेक्ट करके, और डाउनलोड कर लेना, और इसको इंस्टॉल कर लेना किसी दूसरे सॉफ्टवेयर की तरह, ठीक है। तो आपके कंप्यूटर में दो सॉफ्टवेयर होने ही होने चाहिए, तभी हम अपनी एपीआई को टेस्ट कर पाएंगे और अपने डेटाबेस को टेस्ट कर पाएंगे। आफ्टर दैट अब हमें एक डेटाबेस क्रिएट करना है एट द एंड। अब वो डेटाबेस कैसे क्रिएट करूँ मैं, सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर पर लिखना है मोंगोडीबी एटलस, और एंटर दबा देना है। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे आपको जो फर्स्ट वेबसाइट मिलेगी मोंगोडीबी एटलस डेटाबेस क्लाउड नेटिव, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना। एंड आफ्टर दैट अभी वेबसाइट के खुलते ही आपको यहाँ पे सबसे दो ऑप्शन मिलेंगे नीचे ही। सबसे पहले आता है व्यू प्राइसिंग का और स्टार्ट फ्री का। सो हम कोई भी पैसा नहीं देंगे, हम बिना पैसे के ही अपना डेटाबेस बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें जाना है यहाँ पे स्टार्ट फ्री पे। ओके, सो अब हमारा ये वाला पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आपको सिंपल रजिस्टर करना है, ठीक है। अब रजिस्टर करने के लिए आप क्या कर सकते हो, साइन अप कर लो यहाँ पे, या तो अपना नेम डाल के, लास्ट नेम डाल के, कंपनी नेम डाल के, इस तरीके से साइन अप कर लो, या सिंपल यहाँ पे आपको गूगल और इसका साइन अप मिल जाता है, किसका, गिटहब का। तो मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, मैं सिंपल गूगल पे क्लिक कर रहा हूँ और मैं अपना गूगल से ही इस पर साइन अप करता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अपने अकाउंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा अपना ये वाला अकाउंट। आप कोई भी अकाउंट सेलेक्ट कर सकते हो, डजेंट मैटर, गिटहब का करो, गूगल का करो, या फिर कोई भी दूसरा अकाउंट करो। और मैं वेट करता हूँ नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए। तो अभी आप देख सकते हो ये आपके पास ऐसा पेज खुल जाएगा, ठीक है। अब आप किसी भी चीज़ पे ज़्यादा ध्यान ना देके सिर्फ यहाँ पे आपको एक प्रोजेक्ट की फील्ड मिलेगी, आपको बस प्रोजेक्ट की फील्ड चुननी है, और उस प्रोजेक्ट की फील्ड पे आपको क्लिक करना है, और फिर आपका ये वाला पेज खुल जाएगा। अभी आप देख सकते हो मैंने कोई भी प्रोजेक्ट नहीं बनाया, मैं आपके सामने ही बिल्कुल एक फ्रेश न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करूंगा। आपको यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, इस साइड पे, राइट साइड पे, इस न्यू प्रोजेक्ट पे आपने क्लिक कर दिया। अब आपको इस प्रोजेक्ट का नेम देना है। जो मैं बना रहा हूँ वो है स्टूडेंट मैनेजमेंट एपीआई। तो मैं इस प्रोजेक्ट का एक नाम दे देता हूँ। एंड आफ्टर दैट मैं क्या करूँगा, यहाँ पे करूँगा नेक्स्ट, और नेक्स्ट देने के बाद आपको यहाँ पे आ जाएगा कि ऐड मेंबर, अगर आप किसी मेंबर को ऐड करना चाहते हो, या फिर अगर आप कोई दूसरा मेंबर भी इसके साथ काम कर रहा है तो उनका ईमेल डाल के आप कर सकते हो। बट मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सिंपली क्रिएट प्रोजेक्ट करूंगा मैं यहाँ पे। ओके,
एंड मुझे कोई भी मेंबर को यहाँ पे ऐड नहीं करना है, अभी मैं यहाँ पे सिंगली काम कर रहा हूँ। सो मैंने यहाँ पे क्रिएट प्रोजेक्ट कर दिया। अब आपको थोड़ा सा वेट करना है, थोड़ा प्रोजेक्ट क्रिएट होने में थोड़ा टाइम लगता है यहाँ पे। तो अब आप देख सकते हो कि जो आपका जो प्रोजेक्ट है यहाँ पे खुल चुका है, आपकी ऐसी स्क्रीन खुल जाएगी जिसमें आपका प्रोजेक्ट का नाम आ जाएगा यहाँ पे। तो सबसे पहले जो आपको सेटिंग करनी है ना, वो आपको सिक्योरिटी में जाना है, वहाँ पर डेटाबेस एक्सेस को जाना है। तो मतलब कौन-कौन आपका जो डेटाबेस है उसे एक्सेस कर सकता है, ठीक है? सो यहाँ पे आपको करना है कस्टम रोल्स पे जाना है आपको, और यहाँ पे जस्ट 1 मिनट। सो एक्चुअली मैं भी यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, तो आपको कहाँ पे जाना है आप देख लो। यहाँ पे आप सिक्योरिटी पे हो, सिक्योरिटी पे बाद आपको नेटवर्क एक्सेस में जाना है, ठीक है? और नेटवर्क एक्सेस पे जाने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा ऐड आईपी का, ठीक है? कि मतलब आपके डेटाबेस को कौन-कौन सा नेटवर्क एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ पे आपको ऐड आईपी पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे फिर आ जाएगी फिर आप यहाँ पे आपकी जो आईपी है वो अपने आप आ जाएगी। तो आपको बस यहाँ पे क्या करना है, दिस एंट्रीज ओके। सो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेंगे। एक तो आएगा ऐड करंट आईपी का, यानी जो आपकी आईपी है उसी से कर सकते हैं, या अलाउ एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर, यानी कोई भी बंदा आपका डेटाबेस कहीं से भी एक्सेस कर सकता है। तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है ताकि हमें आगे कोई दिक्कत ना आए, और यहाँ पे आपको बस कर देना है कन्फर्म के बटन पे क्लिक, ठीक है? सक्सेसफुली आपने यहाँ पे अपना यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब जो नेक्स्ट थिंग आपको करनी है, अब जो आपको नेक्स्ट चीज़ करनी है वो आपको जाना है इस वाले डेटाबेस पे, ठीक है? आपको डेटाबेस पे क्लिक कर देना है। डेटाबेस पे आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कि बिल्ड अ डेटाबेस, इस पे क्लिक कर देना। एंड आफ्टर दैट आपके पास यहाँ पे 3-4 ऑप्शन आएंगे कि सर्वर बनाना है आपको, सर्वरलेस बनाना है, डेडिकेटेड आना है। तो ये आप देख सकते हो दोनों पैसों में है, तो आपको कोई पैसे देना, हम यहाँ पे शेड बनाएंगे, हम यहाँ पे फ्री बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं इसको क्रिएट कर लेता हूँ। अभी हमारे यहाँ पे क्लस्टर बना लेगा, मतलब हमारा जो भी डेटाबेस है उसे क्रिएट करेगा, तो उसमें थोड़ा ना टाइम लग सकता है। यहाँ पे हमने तो अब यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखा रहा है आपने क्या क्या चुना है। आपने यहाँ पे शेड चुना है। अब यहाँ पे आप कोई भी रीजन चुन सकते हो, आप यहाँ पे क्लाउड सर्वर चुन सकते हो। मैंने यहाँ पे AWS चुना है जो मुंबई में है फिलहाल। और फिर आपको यहाँ पे ज़्यादा कुछ ना करके बस सिंपल यहाँ पे क्रिएट क्लस्टर कर देना। ओके, अब यहाँ पे हमने क्रिएट क्लस्टर कर दिया। अब उसके बाद क्या होता है ना, अब आपको यहाँ पे एक जो भी क्लस्टर है इसका एक पासवर्ड होता है, मतलब आपको डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए एक पासवर्ड होता है, वो यहाँ पे आपको डालना है, ठीक है? तो पासवर्ड आप कुछ भी रख सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ अभिषेक चमोली 007, मेरा ये हो गया। और मैं यहाँ पे एक पासवर्ड डाल लेता हूँ, ठीक है? पासवर्ड मैं कुछ भी डाल सकता हूँ। तो यहाँ पे जो मेरा फिलहाल के लिए पासवर्ड है वो है 880। तो मैं डालता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे यूजर नेम डाल दिया और एक पासवर्ड डाल दिया। ये हमारे काम आता है जब जब हम इस डेटाबेस को एक्सेस करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्रिएट यूजर को कर लेता हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूर जो क्लस्टर है एज फिनिश प्रोविजनिंग, तो हमारा जो क्लस्टर है वो बन चुका है। और उसके बाद यहाँ पे हमको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं कि हमारे लोकल इन्वायरमेंट में करना चाहते हैं, क्लाउड इन्वायरमेंट में करना चाहते हैं, एंड काफ़ी सारी यहाँ पे चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे बस फिनिश एंड क्लोज कर देना है, ठीक है? और आपको यहाँ पे करना है गो टू योर डेटाबेस पे। एंड आफ्टर दैट आप देख सकते हो यहाँ पे आपका डेटाबेस क्रिएट हो चुका है, क्लस्टर आपका सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। सो जो नेक्स्ट चीज़ आपको करनी है ना, तो यहाँ पे आपको जो कुछ ऑप्शन भी दिखा रहे हैं यहाँ पे कि आपके बैकअप्स, लिंक्स और टाइप, और आपने कहाँ पे से होस्ट किया। मैंने इसे AWS मुंबई पे होस्ट किया है। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं देखनी है, बस एक चीज़ देखनी है, यहाँ पे कनेक्ट का ऑप्शन मिलेगा आपको, उस कनेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना। और कनेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे 4-5 चीज़ें दिखेगी कि आपको कनेक्ट विथ मोंगोडीबी, की मोंगोडीबी से कनेक्ट करना है, VS कोड से करना है, कनेक्ट विथ योर एप्लीकेशन, बहुत सारी चीज़ें मिलती है। लेकिन मैंने आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड कराई थी मोंगोडीबी की, कंपास, ठीक है? और हमें क्या करना है, इस वाले एप्लीकेशन पे क्लिक करने देना है, ठीक है? एंड आफ्टर दैट हमारे पास एक URL आ गई। ये देखो एक URL आ गई हमारे सामने, ये वाली आपके लिए हो सकती है अलग हो URL। इस URL को आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है। हमने जो सक्सेसफुली है अपना डेटाबेस क्रिएट कर लिया, और इस URL के साथ हम काम करेंगे अपने डेटाबेस में। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, बस इस URL को यहाँ से कॉपी कर लो आराम से, ठीक है? कॉपी कर लिया। अब अपने क्रोम ब्राउजर को यहाँ पे क्लोज कर लो। एंड आफ्टर दैट जो मैंने आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए बोली थी कंपास, उसको, उस एप्लीकेशन को खोल लो। तो अब आपने अपनी कंपास एप्लीकेशन खोल लिया। अब आपके सामने कुछ इस तरीके से दिखाएगा, ठीक है? कुछ इस तरीके से चीज़ें दिखाएगा। ये हमें एक GUI दे देता है, हम अपने डेटाबेस को अपने कंप्यूटर से इस सॉफ्टवेयर की मदद से कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे न्यू कनेक्शन पे जाना है।
न्यू कनेक्शन के आने के बाद आपके पास यहाँ पे URI डालने का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, जो आपने URL वहाँ से कॉपी करी थी ना, उसको यहाँ पेस्ट कर देना। अब यहाँ पे आता है पासवर्ड का ऑप्शन कि यहाँ पे क्या पासवर्ड देना चाहेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने अपना क्या पासवर्ड बनाया था 8 बार 0, तो मैं यहाँ पे वही डालूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो मैंने डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे आता है कनेक्ट का ऑप्शन, यहाँ पे आपको बस करना है कनेक्ट, एंड आफ्टर दैट आप देखो अपने डेटाबेस से सक्सेसफुली कनेक्ट हो सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आती है, आपकी क्वारी डेटाबेस, एडमिन, लोकल, उसके बाद आपका यहाँ पे डेटाबेस आएगा, माई क्वारी आएगी, फिर परफॉर्मेंस आएगी। तो अभी तक तो हमारे डेटाबेस में हमने कुछ भी नहीं रखा है, मतलब हमारे डेटाबेस के अंदर ना अभी कोई इन्फॉर्मेशन है ना कोई चीज़ है, अभी कुछ भी नहीं है। हमने सिर्फ अभी एक डेटाबेस बनाया है, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हो, इसे क्लोज कर सकते हो, और अब हम अपने VS कोड में जाके अपने जो डेटाबेस है उसके साथ काम करना चीज़ें स्टार्ट कर लेंगे। और जो भी हमारे डिफरेंट तरह की जो क्वारीज होगी और डिफरेंट तरह की जो चीज़ें हम करते हैं डेटाबेस के साथ, जैसे स्टोर करना, डिलीट करना, स्टूडेंट का डेटा को पोस्ट करना और क्रिएट करना, डिलीट करना, और सारे स्टूडेंट का डेटा लेना, मतलब जो भी चीज़ होगी वो हम अब MongoDB और अपने VS कोड में ही करेंगे कंपास की हेल्प से। तो बस आपने को जो URL था ना, जो आपको वहाँ से मिला था MongoDB पे, उस URL को आपको बस कॉपी करके अपने पास रख लेना, क्योंकि बहुत काम आने वाला है। सो द नेक्स्ट थिंग इज़ कि अब हमने अपना VS कोड खोलना और अपना कोड करना वापस से चालू कर देना है। सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेक्शन। सो अब हम वापस अपने VS कोड में आ चुके हैं। हमने क्या किया, एक डेटाबेस बना लिया है सक्सेसफुली। अब हमें क्या करना है ना, कुछ मॉडल्स बनाने हैं। अब मॉडल्स क्या होते हैं, देखो हमारा डेटाबेस तो बन जाएगा, बस डेटाबेस के अंदर हमें कुछ चीज़ें चाहिए होगी जिससे हम उस डेटाबेस को भर सकें, उसमें से कुछ पोस्ट कर सकें, उसमें से कुछ डिलीट कर सकें। तो उसके लिए हमें कुछ मॉडल्स बनाने हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ है ना, अब आपको एक नई लाइब्रेरी ना इंस्टॉल करनी है अपने कंप्यूटर, अपने प्रोजेक्ट के अंदर। अब वो नई लाइब्रेरी का नाम है Mongoose। अब Mongoose क्या करता है, तो Mongoose हमें हेल्प करता है MongoDB के डेटाबेस के साथ कि हम कुछ एक्शन परफॉर्म कर पाएँ, मतलब हेल्प करता है हमें MongoDB के साथ कि हम कोई डेटा को क्रिएट कर पाएँ, उसको पोस्ट कर पाएँ, उसको पैच कर पाएँ, और बहुत सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड करता है Mongoose, ठीक है। और हम लोग Mongoose को ODM भी कहते हैं। ODM का फुल फॉर्म होता है डॉक्यूमेंट मैपर। बट अभी इस चीज़ में ना जाके मैं आपको बता देता हूँ Mongoose सिंपली करता क्या है। Mongoose हेल्प करता है हमें कि हम MongoDB के साथ काम कर पाएँ बहुत ही ईज़िली से, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, दोबारा अपना टर्मिनल खोलना है। मैं आपको टर्मिनल के साथ पहले वर्क करना सिखा चुका हूँ। अब मुझे क्या करना है, बस अपने टर्मिनल को क्लियर करना है, और जो अब मुझे जो चीज़ लिखनी है वो मुझे Mongoose इंस्टॉल करना है, ठीक है। लाइब्रेरी है Mongoose एक npm की। तो मैं किस तरीके से उसे इंस्टॉल करूँगा, हमने जिस तरीके से एक्सप्रेस इंस्टॉल किया था उसी तरीके से मैं Mongoose भी इंस्टॉल करना है। तो उसके लिए हम लिखेंगे कमांड npm I, देन उसके बाद डैश सेव, एंड देन MONGOOSE, ठीक है। तो इस तरीके से आपको Mongoose इंस्टॉल करना है। उसके बाद आपको एंटर हिट कर देना है और वेट करना है इसका इंस्टॉल होने का अपने कंप्यूटर में। अब आप देख सकते हो कि जो Mongoose है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है, और आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें आ जाएगी लिखी हुई, एडेड 102 पैकेजेस ऑडिट एंड वेरियस टाइप ऑफ थिंग। बट मतलब एक ही कि Mongoose इंस्टॉल हो गया। तो अपना क्लियर कर लो टर्मिनल, एंड आफ्टर दैट अपनी ना इस प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में जाना, यहाँ पे इस वाले आइकन पे क्लिक करना। ये होता है फाइल क्रिएट करने के लिए, ये होता है फोल्डर क्रिएट करने के लिए। तो इसमें क्लिक करना और इसके अंदर लिखना मॉडल, ठीक है। इसके अंदर लिखना मॉडल लिख लिया। अब इस वाले मॉडल पे ऐसे क्लिक करना, और आफ्टर दैट इस वाले आइकन पे क्लिक करना फाइल वाले पे, और इसके अंदर एक फाइल बना दो जिसका नाम होगा स्टूडेंट मॉडल .js, ठीक है, और उसे एंटर कर देना है। अब इस फाइल के अंदर हम सारा काम करेंगे अपना Mongoose के साथ, ठीक है। अब Mongoose के साथ किस तरीके से काम करना है, जो सबसे पहली चीज़ होगी हमें लिखना है, Mongoose को हमें इस पे इंपोर्ट करना है। तो इंपोर्ट करने के लिए हम लिखेंगे कांस्टेंट Mongoose इज इक्वल टू रिक्वायर Mongoose। तो हमें Mongoose मिल गया, एंड आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, इस Mongoose से एक नया स्कीमा बनाएंगे। अब स्कीमा क्या होता है, देखो अगर हमारा जो डेटाबेस है उसके अंदर अगर हमारा डेटा स्टोर है तो वो किस फॉर्मेट में स्टोर है, समझ लो एक स्टूडेंट का डेटा है। अब एक स्टूडेंट का डेटा किस तरीके से रह सकता है, स्टूडेंट का एक नेम हो सकता है, स्टूडेंट का कॉन्टैक्ट नंबर हो सकता है, उसका एक जेंडर हो सकता है, और क्या क्या हो सकता है, उसके ग्रेड हो सकते हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती है। तो हम इसे सिंपल रखेंगे। तो स्कीमा होता है कि जो हमारा डॉक्यूमेंट है हम वो किस तरीके से दिखेगा, सिंगल डॉक्यूमेंट किस तरीके से दिखेगा, एक स्टूडेंट किस तरीके से दिखेगा, स्टूडेंट का कुछ नाम हो सकता है, और उसका कोई जेंडर हो सकता है, और उसकी एज हो सकती है, और उसका कॉन्टैक्ट नंबर हो सकता है, ठीक है। तो इन चारों का यूज़ करके हम अभी एक स्कीमा बनाएंगे। तो स्कीमा बनाने के लिए Mongoose के अंदर आपको लिखना है कांस्टेंट स्टूडेंट
स्कीमा, कोई भी नाम यहाँ पे दे सकते हो आप, लेकिन मैं यहाँ पे एक ऐसा नाम दे रहा हूँ जो आपको समझ में आ जाए। उसके बाद हम लिखेंगे इज इक्वल टू, उसके बाद हम लिखेंगे न्यू, उसके बाद आपको लिखना है mongoose, आफ्टर दैट डॉट लगा के आपको उसके अंदर लिखना है स्कीमा। ठीक है, स्कीमा मिल गया और लिख दो और ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कर दो। अब ये स्कीमा अपने अंदर एक ऑब्जेक्ट लेता है, तो मैं इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट डाल देता हूँ एंड आफ्टर दैट ये ऑब्जेक्ट अपने अंदर अब वो चीज़ें लेगा जो आपको लगता है कि हाँ एक स्टूडेंट स्कीमा के अंदर होनी चाहिए। सबसे पहले क्या होनी चाहिए, एक नेम होना चाहिए। ठीक है, एक नेम फील्ड होनी चाहिए एंड आफ्टर दैट मुझे कोलन लगाना है एंड कोलन लगाने के बाद मुझे इसे भी एक ऑब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, नेम होना चाहिए। अब नेम किस टाइप का होता है, जैसे अगर आपने जावास्क्रिप्ट में डेटा के टाइप्स पढ़े हो कि हाँ एक स्ट्रिंग होती है, एक नंबर होता है, एक इंटीजर होता है, एक फ्लोट होता है, इस तरीके से पढ़ा होगा। तो अगर मैं किसी का नाम बोल रहा हूँ तो नाम किस चीज़ में फॉर्म में होना चाहिए, एक स्ट्रिंग में होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टाइप एंड टाइप के बाद आफ्टर डैट मुझे एक और कोलन लगाना है और मुझे इसके बाद लिखना है कैपिटल लेटर में स्ट्रिंग। ठीक है, अपर केस में मुझे स्ट्रिंग लिखना है एंड आफ्टर डैट मुझे जो उसका दूसरा ऑप्शन है वो देना है रिक्वायर्ड का, मुझे यहाँ पे देना है रिक्वायर्ड। सो रिक्वायर्ड और यहाँ पे मुझे लिख देना है ट्रू। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ इस कोड का, मैंने यहाँ पे जो लिखा, सबसे पहले मैंने कॉन्स्टेंट स्टूडेंट स्कीमा बनाया जिसको मैंने न्यू लिखा और मैंने लिखा कि ये mongoose का एक स्कीमा है। इसके अंदर मैंने एक ऑब्जेक्ट दे दिया और उस ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने कुछ फील्ड बनाई। सबसे पहला फील्ड है नेम, कि किस स्टूडेंट के पास नेम होगा। अब वो नेम बट किस टाइप का रहेगा, तो सबसे पहले है कि वो नेम स्ट्रिंग टाइप का रहेगा और रिक्वायर्ड ट्रू। रिक्वायर्ड ट्रू का मतलब कि वो नेम चाहिए, मतलब ऐसा कोई स्टूडेंट हो सकता है जो विदाउट नेम का हो, नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हमने रिक्वायर्ड ट्रू कर लिया जो वैलिडेट करेगा कि जो नेम की फील्ड है वो खाली ना छूट जाए। अब एक नेम होगा और अगली चीज़ क्या हो सकती है, उसकी एज। ठीक है, अब एज के लिए भी हम इस तरीके से ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अब एज का जो टाइप है वो किस तरीके का हो सकता है, अब आप बताओ एक एज किस तरह की हो सकती है, एक नंबर तरह की। तो मैं यहाँ लिख दूंगा नंबर एंड आफ्टर दैट मैं यहाँ पे रिक्वायर्ड को भी लिख दूंगा ट्रू। ठीक है, कि मतलब किसी भी स्टूडेंट की मतलब ऐसे कुछ तो एज होगी और एज एक नंबर होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या होते हैं, नंबर होते हैं। तो एज एंड आफ्टर दैट हम उसका एक और क्या क्या दे सकते हैं, उसका एक कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं, कॉन्टैक्ट। ठीक है, अब कॉन्टैक्ट और यहाँ पे मैं ये लगा देता हूँ। अब कॉन्टैक्ट नंबर किस टाइप का रहता है, कॉन्टैक्ट नंबर भी एक नंबर है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे नंबर एंड आफ्टर दैट मैं इसके रिक्वायर्ड में भी लिख देता हूँ ट्रू। ठीक है, अब मैं इसे ज़रा एक सेव कर लेता हूँ, आपको दूसरी बात समझा देता हूँ कि मैंने क्या क्या किया है यहाँ पे। तो देखो एक स्टूडेंट के अंदर क्या क्या होना चाहिए, एक स्टूडेंट के एक नेम होना चाहिए, एक एज होनी चाहिए, एक कॉन्टैक्ट होना चाहिए। जो नेम होता है वो किस तरीके में रहता है, स्ट्रिंग में। ठीक है, और नेम हर स्टूडेंट का नेम होता है तो ट्रू। एज कैसे रहती है स्टूडेंट की, नंबर में, और एज हर स्टूडेंट की एक एज होती है तो इस एज में मिलता है ट्रू। मतलब हमारे डेटाबेस में एज नेम ये रहने ही चाहिए। ठीक है, इन फील्ड को हम खाली नहीं छोड़ सकते। आफ्टर उसके बाद आता है कॉन्टैक्ट, और कॉन्टैक्ट में मैंने क्या लिखा है नंबर, क्योंकि कॉन्टैक्ट एक नंबर टाइप होता है और इसका रिक्वायर्ड कि एक स्टूडेंट का नंबर तो होना ही चाहिए। तो आप बेसिकली यहाँ पे बहुत सुनाओ। तो मैंने यहाँ पे एक स्कीमा बना लिया है। ठीक है, मैंने मतलब हमारा डॉक्यूमेंट किस तरीके से दिखेगा, एक सिंगल स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट कैसे दिखेगा, नेम एज और कॉन्टैक्ट। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो है मॉडल बनाना। अब मॉडल क्या होता है, देखो मैंने यहाँ पे एक स्कीमा तो बना दिया, लेकिन अब मुझे किसी नए स्टूडेंट को अपने डेटाबेस के अंदर डालना है, मतलब डेटाबेस के अंदर किसी नए स्टूडेंट की मतलब किसी नए स्टूडेंट का डेटा डालना है, तो वो मैं कैसे डालूंगा। तो उस चीज़ के लिए हम एक मॉडल बनाते हैं। तो मॉडल बनाने के लिए आपको सिंपली लिखना है स्टूडेंट और इज इक्वल टू, और उसके बाद आपको लिखना है mongoose। ठीक है, mongoose, उसके बाद आपको यहाँ पे देना है, और उसके बाद mongoose के बाद आपको यहाँ पे लिखना है डॉट, उसके बाद आपको लिखना है मॉडल। ये देखो यहाँ पे मॉडल आ गया, मॉडल। और इस मॉडल के अंदर अब आपको दो चीज़ें देनी है। सबसे पहली चीज़ होगी आपका स्कीमा, आपने ये वाला स्कीमा बनाया था। एक्चुअली सबसे पहली चीज़ में स्कीमा नहीं होती, सबसे पहली चीज़ होता है नेम, कि मतलब आप जो ये मॉडल है, हाँ सुनो मैं आपको क्या समझा रहा था कि अब हमें यहाँ पे मॉडल बनाना है। ठीक है, तो मॉडल बनाने के लिए जब भी आप मॉडल बनाओगे तो उसको कैपिटल लेटर में लिखना। मैं यहाँ पे एक स्टूडेंट का मॉडल बना दिया, अब मैंने यहाँ पे mongoose डॉट मॉडल लिख लिया। अब जो आपको यहाँ पे मॉडल को कि आप अपने डेटाबेस में किस तरीके से सेव कराना चाहते हो, उसका नाम क्या होगा, मैं यहाँ पे सिंपल सा नाम दूंगा स्टूडेंट। ठीक है, एंड आफ्टर डैट आपको कॉमा लगा के इसमें जान लेना है कि स्कीमा क्या दोगे। तो हमने एक स्कीमा बना रखा है, तो मैं यहाँ पे एक स्कीमा दे देता हूँ। स्कीमा होगा मेरा स्टूडेंट स्कीमा। ठीक है, अब मेरा यहाँ पे जो मॉडल है वो सक्सेसफुली बन चुका है। ठीक है, अब मॉडल और स्कीमा में बहुत लोग कंफ्यूज आते हैं कि मॉडल क्यों बनाया और स्कीमा अलग अलग क्यों बनाया। स्कीमा होता है कि अपने डॉक्यूमेंट को किस तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं अपने डेटाबेस के अंदर। जैसे स्टूडेंट का डेटाबेस किस तरीके से रहना चाहिए, एक सिंगल स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट किस तरीके से रहना चाहिए, उसमें एक नेम होना चाहिए, एक एज होनी चाहिए, एक कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए। बट अब मुझे
ऐसे ही बहुत सारे स्टूडेंट अपने डेटाबेस के अंदर भरने हैं, तो उसे मैं किस तरीके से भर सकूँ, उसे मैंने बनाया अपने मॉडल से। अब इस मॉडल के साथ मैं अपने डेटाबेस के अंदर जितने चाहूँ उतने स्टूडेंट भर सकता हूँ। और ये मॉडल और ये स्टूडेंट के जो स्कीमा है जिस मॉडल का, वो है ये वाला स्टूडेंट स्कीमा। एंड मैंने इसके एक नेम भी दिया, आप कोई भी नेम दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि जो नेम मैंने दिया वो दो, बट मैंने ये नेम दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस मॉडल को यहाँ से एक्सपोर्ट करना है मुझे। एक्सपोर्ट आपने अगर उसके साथ काम किया जैसे जावास्क्रिप्ट या रिएक्ट के साथ, तो वहाँ पे एक्सपोर्ट इस तरीके से करते हैं, ऐसे एक्सपोर्ट, देन उसके बाद आता है हमारा डिफ़ॉल्ट, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता, ठीक है। मोंगोडीबी में अगर आपको एक्सपोर्ट करना है, आपको लिखना पड़ेगा मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, एंड आफ्टर दैट आपको जो भी चीज़ एक्सपोर्ट करनी है वो लिखना पड़ेगा। मुझे ये स्टूडेंट एक्सपोर्ट करना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टूडेंट, ठीक है। स्टूडेंट एक्सपोर्ट कर दिया बस, और यहाँ पे मुझे कर देना है इसे सेव। तो सक्सेसफुली हमने एक अपना डेटाबेस के अंदर मैंने एक स्टूडेंट का स्कीमा बना दिया है, और आफ्टर दैट मैंने यहाँ पे स्टूडेंट का मॉडल बना दिया और उसको एक्सपोर्ट कर दिया, ठीक है। तो अभी जो नेक्स्ट थिंग है ना, वो हमें चाहिए, अब हमें इस एप्लीकेशन को अपने मोंगोडीबी के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। मतलब अपनी जो हमारे पास जो यूआरएल है ना, हमें उसके साथ इस एप्लीकेशन को कनेक्ट करना पड़ेगा। अब इस एप्लीकेशन को मैं अपने मोंगोडीबी के साथ कैसे कनेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे लिखना है कि कनेक्टिंग टू मोंगोडीबी, कि मोंगोडीबी के साथ कनेक्ट करना है। तो मोंगोडीबी के साथ कनेक्ट करने के लिए अब हमें क्या करना है, मोंगोडीबी के साथ कनेक्ट करने के लिए अब हमें सिंपली मोंगूस का यूज़ करना है, ठीक है। वो किस तरीके से करना है मैं आपको अभी बताता हूँ। सो अब हम क्या करेंगे ना, अपना जो मोंगोडीबी का डेटाबेस है उसके साथ अपनी एप्लीकेशन को कनेक्ट करेंगे। तो वो कैसे करना था, सबसे पहले हमने मोंगूस इंस्टॉल कर लिया था, तो हमने क्या करना है, दोबारा यहाँ पे मोंगूस को यहाँ पे इंपोर्ट करा देना है, जैसे पहले कराते थे। यहाँ पे मोंगूस को हमने इंपोर्ट करा दिया। एंड जो अगली चीज़ जो मुझे करनी है ना, सबसे पहले मुझे यहाँ पे लिखना है मोंगूस, एंड आफ्टर डैट मुझे यहाँ पे डॉट लगा के यहाँ पे आके लिखना है कनेक्ट, क्योंकि मैं कनेक्ट कराना चाह रहा हूँ अपने मोंगोडीबी डेटाबेस से, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कनेक्ट। और उसके बाद यहाँ पे हमको एक स्ट्रिंग देनी है, ठीक है। अब वो स्ट्रिंग क्या चीज़ रहती है, स्ट्रिंग जो आपने यूआरएल हमने कॉपी नहीं किया था अपने डेटाबेस से, आपको याद होगा, वही यूआरएल है। तो यहाँ पे मैं उसको लिख देता हूँ, और यहाँ पे जो आपका पासवर्ड की फील्ड आ रही है उसको काट के आपको अपना पासवर्ड लिखना है। जैसे मेरा पासवर्ड था 8 बार 0, तो मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, हो गया। एंड देन आफ्टर दैट आपको ना इसमें कुछ ऑप्शंस देने, ठीक है। यहाँ पे ऐसे कॉमा लगा लो, और उसके बाद कुछ ऑप्शन देने हैं। जो सबसे पहला ऑप्शन रहता है वो आप देख सकते हो, मैं आपको ऑप्शन एक बार देख के बता देता हूँ आपको कौन कौन से डालने हैं। ओके, सो मैं आपको बता रहा था दो जो आपको यहाँ पे ऑप्शन डालने हैं ना, तो जो सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन होता है वो होता है न्यू, उसके बाद एक्चुअली वो होता है यूज न्यू URL पार्सर, ठीक है। और इसको आपको छोड़ देना है ट्रू पे, ट्रू। सो बेसिकली ऐसा नहीं है कि ऑप्शन को ज़्यादा चीज़ करते हैं, बट ये है कि आपका जो मोंगोडीबी के साथ जो यूज़ कर रहे हो ना आप, उसको बस काफ़ी ज़्यादा ईजी बना देते हैं। जो दूसरा ऑप्शन होता है आपका होता है यूज़ और यूनिफाइड टोपोलॉजी, और इसको भी आपको लिख देना है ट्रू पे। सो बेसिकली यहाँ पे हमने ये दो ऑप्शंस को यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। तो जब भी आप अपने मोंगोडीबी को, अपने मोंगूस को अपने मोंगोडीबी के साथ कनेक्ट करोगे तो इस तरीके से करना है। सबसे पहले आपने करना मोंगूस, फिर कनेक्ट, या दोनों ऑप्शन आप ना भी दोगे तो भी चलेगा, बट एक्चुअली क्या है ना, ये एक बॉलर प्लेट तरह बन चुका है, मतलब ये देते ही देते हैं आजकल के डेवलपर। यहाँ पे आपको अपनी स्ट्रिंग दे देनी है विद पासवर्ड, और उसके बाद कॉमा लगा के यहाँ पे ऑप्शन के रूप में आपको ये दोनों ऑप्शन दे देने हैं। आफ्टर डैट आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है डॉट देन, एंड इसके अंदर आपको एक कॉल बैक फंक्शन बना लेना है, ठीक है। एक एरो कॉल बैक फंक्शन बना लो, और अगर मेरा ये डेटाबेस सक्सेसफुली कनेक्ट हो जाता है मोंगूस के साथ, मतलब मेरा मोंगूस अगर कनेक्ट हो जाता है मोंगोडीबी के साथ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा console.log कनेक्टेड टू मोंगोडीबी। बट अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कैच लगा देता हूँ, और उसके अंदर हम क्या करेंगे, एरर, अगर आपने देखो जावास्क्रिप्ट के साथ काम किया है ना, तो आपको ट्राई एंड कैच के बारे में पता ही होगा, नहीं है तो एक बार देख लो कहीं पे। और उसके बाद मैं लिखता हूँ यहाँ पे एरर, कि अगर मेरा एरर आ जाता है तब क्या होगा। तो अगर मेरा एरर आ जाता है तो मैं लिखना चाहूँगा console.log, और उस एरर को, इस वाले एरर को मेरे टर्मिनल पे प्रिंट कर देना, ठीक है।
तो अभी हमने क्या किया है, सबसे पहले जो हमने चीज़ लिखी है वो है mongoose। मैंने लिखा है कि mongoose को मुझे कनेक्ट करना है इस MongoDB वाले डेटाबेस के साथ। 2 ऑप्शन दे दिए। आफ्टर दैट मैंने यहाँ पर देन लिखा है कि अगर सक्सेसफुली कनेक्ट हो जाता है तो ये प्रिंट होगा कनेक्टेड टू mongoose, और अगर नहीं होता है तो उसके बाद आ जाएगा मेरा ये कैच एरर और console.log और एरर, ठीक है। वरना मेरा एरर प्रिंट हो जाएगा। अगर नहीं होता है मेरा कोई एरर तो मेरा कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हो अपने ये VS कोड के अंदर जो आप अपनी एप्लीकेशन बना रहे हो mongoose के द्वारा MongoDB में। तो अब आपको ना एक चीज़ और इंस्टॉल करनी है, एक लाइब्रेरी और इंस्टॉल करनी है, उसे मैं बोलता हूँ नोडमैन। नोडमैन क्या करता है ना, आप देख रहे हो कि मुझे बार-बार जब भी मैं इस एप्लीकेशन में चेंज कर रहा हूँ, तो मुझे अपना सर्वर बंद करना पड़ रहा है। मीन्स जैसे अगर मैं इस एप्लीकेशन को स्टार्ट करता हूँ, मुझे बार-बार अपना टर्मिनल क्लियर करना पड़ रहा है। मुझे ऐसा ना करना पड़े उसके लिए मैं नोडमैन का यूज़ करूँगा। तो नोडमैन हमारी हेल्प करता है कि ऑटोमेटिकली जो मेरी app.js है इसे सेव कर देगा। तो वो कैसे करते हैं वो मैं समझा देता हूँ। आपको लिखना है npm i -- save, उसके बाद लिखना है nodemon, ठीक है। और क्लिक कर दो एंटर और वेट करो इसके इंस्टॉल होने का। फिर मैं बताता हूँ इसको किस तरीके से यूज़ किया जाता है। बहुत यूज़ होती है, हर डेवलपर आजकल के टाइम में इसको यूज़ करता है, और इसके कोई अल्टरनेट भी आ गया है नोड.js के अंदर, बट हम नोडमैन को ही यूज़ करेंगे। तो नोडमैन क्या करता है ना, मैं देख सकते हो कि मुझे बार-बार Ctrl+S दबाना पड़ रहा है इस फाइल को सेव करने के लिए, और फिर मुझे बार-बार अपने टर्मिनल में जाके इस सर्वर को स्टार्ट करना पड़ रहा है, ठीक है। तो अब विदाउट, देखो यहाँ पे मुझे बार-बार इस सर्वर को, यहाँ पे नीचे आ जाओ, बार-बार इस सर्वर को यहाँ पे स्टार्ट करना पड़ रहा है, और तो मुझे ऐसा बार-बार ना करना पड़ रहा है, तो उसके लिए मैं नोडमोन का यूज़ करूँगा। तो बस वेट करते हैं नोडमोन का इंस्टॉल होने के लिए आराम से। सो नोडमोन इंस्टॉल हो चुका है, तो मैं अपना दोबारा क्लियर कर देता हूँ, एंड आफ्टर दैट मैं क्या करूँगा ना, अपने जो ये पैकेज.json है आप इसमें चले जाना, और इसके अंदर आप क्या करना, आपको एक स्क्रिप्ट सेक्शन दिख रहा है, उसमें एक ऑप्शन है, उसके अंदर चले जाओ। उसके बाद यहाँ पे आपको 2 कोट लगा के लिखना है स्टार्ट, ठीक है। स्टार्ट लिख दिया, और उस स्टार्ट के आगे आपको लगा देना है कोलन, और कोलन के अंदर आपको लिखना है नोडमोन, और इस वाली फाइल का नाम दे दो नोडमोन app.js, ठीक है। और इसे कर दो Ctrl+S दबा के सेव। तो अब आपकी हो चुकी है, और यहाँ पे कॉमा लगा दो, ठीक है। तो आपने यहाँ पे स्टार्ट कमांड बना दी है। उस स्टार्ट कमांड क्या करेगी कि जब आप इस स्टार्ट कमांड को, इस स्क्रिप्ट को यूज़ करोगे स्टार्ट कमांड दबा के, तब तक आपका नोडमोन के अंदर जो आपने अभी लाइब्रेरी इंस्टॉल करी है उसके अंदर app.js खुल जाएगा। तो अब इसका सीधा-सीधा मतलब बताता हूँ कि क्या हो गया है। मैंने अपना टर्मिनल खोला। अब आपको टर्मिनल पे क्या लिखना है, npm यानी नोड पैकेज मैनेजर .run, ठीक है। अब जब मैं रन लिखता हूँ तो यहाँ के मेरे पैकेज.json के अंदर जो भी यहाँ पे स्क्रिप्ट होगी, देखो जैसे ये स्क्रिप्ट है ना, तो इसमें से मैं कुछ स्क्रिप्ट को यहाँ पे अगर मैं जैसे चालू करना चाहता हूँ, जैसे मैं इसको चालू करना चाहता हूँ स्टार्ट को, तो मैं क्या करूँगा npm.run, और इस स्क्रिप्ट को चालू करने के लिए मैं आगे लिख दूंगा स्टार्ट। स्टार्ट मतलब दे रहा है कि मुझे इस स्क्रिप्ट को चालू करना है, और ये चीज़ होते क्या होगा, नोडमोन के अंदर मेरा app.js खुल जाएगा। तो मुझे बार-बार अपनी app.js को सेव नहीं करना पड़ेगा, और ये अपने आप सेव होती रहेगी जब मैं इसमें चेंजेस करता रहूँगा। मेरा सर्वर बार-बार ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होता रहेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एंटर क्लिक करता हूँ। अब आप देखना क्या होगा। ये देखो इस तरीके से आपके लिखा हुआ आ गया कि स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, और 2-3 चीज़ें और आती है। और देखो यहाँ पे क्या आया नीचे लिखा हुआ, नोडमैन स्टार्टिंग नोड app.js, मतलब आपकी जो app.js है वो स्टार्ट हो रहा है। अब देखो यहाँ पे दोनों चीज़ें क्या लिखी हुई आ गई है। सबसे पहले अगर आप अपने app.js के अंदर जाओगे ना, तो ये तो हमारा आ ही रहा था जब हमने सर्वर स्टार्ट किया था, तो हमारा क्या आ गया था कि सर्वर हैज़ बीन स्टार्टेड। बट एक नई चीज़ और आ गई है, यहाँ पे ध्यान से देखो ये क्या है, कनेक्टेड टू MongoDB, यानी जो मेरी एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली MongoDB में कनेक्ट हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पे आओ, ये देखो मेरी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली MongoDB के अंदर कनेक्ट हो चुकी है, और अब मैं इसके साथ काम कर सकता हूँ बहुत ही ईजी से, ठीक है। अब मैं आपको क्या समझा रहा था कि मुझे बार-बार अपना टर्मिनल वो करना पड़ रहा था ना, मतलब बार-बार अपने टर्मिनल को क्लियर करना पड़ रहा था सेव। अब वो नहीं, अगर मैं यहाँ पे Ctrl+S दबा दूँ बस, अब आप देखो ये रिस्टार्टिंग, अब मेरा सर्वर खुद ब खुद रिस्टार्ट होता जाएगा, मेरे को कुछ भी करने की अब ज़रूरत नहीं है। यानी मैं अपना टर्मिनल को बंद कर सकता हूँ, ठीक है। मैंने अपना टर्मिनल यहाँ पे बंद कर दिया है। तो अब हम क्या आगे का काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी तक हमने पिछले सेक्शन में देख लिया है हमने अपना मॉडल बना चुके हैं, और हमने नोडमोन को इंस्टॉल कर लिया था, और जितनी भी हमने चीज़ें करनी थी, मतलब नोडमोन को इंस्टॉल करके हमने अपने mongoose से अपने डेटा कोड को कनेक्ट कर चुके हैं। अब हमारी एप्लीकेशन हमारे डेटाबेस से कनेक्ट हो चुकी है, और लगभग हमारा जो प्रोग्राम है, मतलब हमारी जो एप्लीकेशन है वो बन चुकी है। बट अब मैं यहाँ पे आपको एक और कॉन्सेप्ट सिखाना चाहूँगा, ठीक है।
अब वो कॉन्सेप्ट है कि रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स हम डेटा को भी सेंड कर सकते हैं। सपोज अगर आप यूट्यूब से कोई वीडियो देखते हैं और यूट्यूब अगर आपको कोई वीडियो भेजता है तो यूट्यूब आपको वीडियो कैसे भेज पा रहा है? रिस्पॉन्स से। अब जब वो रिस्पॉन्स है आपके क्लाइंट में, आपके फ़ोन पे, आपके लैपटॉप पे जो वो वीडियो भेज रहा है, वो वीडियो किस तरीके से ट्रैवल कर रही है? वो वीडियो ट्रैवल कर रही है ऑन द रिक्वेस्ट, यानी एचटीटीपी पे वो वीडियो रिक्वेस्ट कर रही है। तो उसका सिंपल सा मीनिंग ये बनता है कि हम अपने जो ये हमारी रिक्वेस्ट करते हैं एचटीटीपी रिक्वेस्ट, उसके थ्रू हम ना अपने डेटा को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। वो कोई फाइल हो सकती है, कोई वीडियो हो सकती है, कोई इमेज हो सकती है, कोई टेक्स्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एंड सपोज यहाँ पे एक एग्जांपल ले लो, जब भी कोई बंदा मेरे इस क्रिएट स्टूडेंट को एंड पॉइंट को जब इसको यूज करेगा, मेरी एपीआई को, इस वाले राउट क्रिएट स्टूडेंट को, तो स्टूडेंट को क्रिएट करने के लिए मेरे पास तो स्टूडेंट का डेटा रहेगा नहीं, क्योंकि वो तो मुझे अपने यूजर से चाहिए। ठीक है, अब वो यूजर मुझे उस स्टूडेंट के डेटा को सेंड करेगा। ठीक है, समझ लो स्टूडेंट की कोई नेम हो सकती है, कोई एज हो सकता है और कोई कॉन्टैक्ट नंबर हो सकता है। तो वो मेरे पास नहीं है, वो मुझे यूजर सेंड करेगा। अब यूजर मुझे कैसे सेंड करेगा? जब यूजर मुझे रिक्वेस्ट भेजेगा तो इसी रिक्वेस्ट के अंदर हमारा डेटा स्टोर रहता है। अब इस रिक्वेस्ट के अंदर से हमें डेटा को किस तरीके से फैच करते हैं वो मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है app.use और उसके बाद लिखना है आपको एक्सप्रेस और उसके बाद लिखना है आपको .json। ठीक है, तो अब आपको लिखना है app.use, उसके बाद आपने लिख दिया एक्सप्रेस, उसके बाद लिख दिया आपने .json। ठीक है, अब ये कोड क्या करेगा देखो, अब आपकी एप्लीकेशन रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स में जो भी डेटा इधर से उधर ट्रैवल होगा ना, वो जेसन फॉर्मेट में होगा। जेसन फॉर्मेट सबको पता है, अगर नहीं पता आपको तो मैं बता देता हूँ। की वैल्यू पेयर में रहता है। समझ लो अगर किसी स्टूडेंट का नाम है, ठीक है, की वैल्यू पेयर में रहता है। समझ लो किसी नेम है तो किसी स्टूडेंट का नेम क्या रहेगा, अभिषेक। उसके बाद उसकी कुछ एज रहेगी जैसे 21, एंड देन उसके बाद एज के बाद उसका कोई कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा, जैसे समझ लो 1 2 3 4। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी क्या बन सकता है, इसे हम बोलते हैं अपना जेसन, मतलब जो की वैल्यू पेयर में रहता है। ओके, बट द फर्स्ट ऑफ ऑल जो यहाँ पे अभी चीज़ है ना, कि अब तो हमने अपने मतलब की वैल्यू पेयर में मतलब अपने जेसन में कर लिया उस चीज़ को, बट अब हमें क्या करना है ना, इस रिक्वेस्ट के अंदर से उस डेटा को फैच करना है। ठीक है, अब रिक्वेस्ट के अंदर से हम डेटा को किस तरीके से फैच कर सकते हैं, देखो हमें क्या लिखना है, कांस्टेंट और उसके बाद है नेम। मुझे क्या क्या चाहिए, मैं यूजर से क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जो मुझे मिलना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लिया, उसके अंदर मुझे लिख लिया मैंने नेम, कि मुझे नेम चाहिए, नेम के बाद मुझे एज चाहिए और एज के बाद मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है, और उसको मैं इज इक्वल टू कर देता हूँ रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के। ठीक है, मैंने उसे इज इक्वल टू कर दिया रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के। अब रिक्वेस्ट डॉट बॉडी क्या होता है, देखो यूज़र अगर मुझे कोई डेटा सेंड कर रहा है ना, तो वो हमेशा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर ही रहता है। अगर वो कोई फोटो या फिर कोई इमेज या दूसरी कोई चीज़ नहीं है, अगर वो सिंपल एक टेक्स्ट है या फिर सिंपल कोई जेसन है, तो वो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर रहता है। ठीक है, अब मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर एक ऑब्जेक्ट होगा और उस ऑब्जेक्ट के अंदर नेम, एज और कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा, और उसको मैं इस बॉडी से फैच करके अपने इस ऑब्जेक्ट के अंदर ले आऊँगा। ठीक है, तो एक बार मैं क्या करना, मैंने आपसे पोस्टमैन इंस्टॉल करवाया था, अब वो खोल लो। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको पहले से यूज़ कर रहा था, तो मैं इसे काट के एक नई फाइल बना लेता हूँ। तो अगर आपने पोस्टमैन पहले यूज़ नहीं किया तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे यूज़ करना है इसको। पोस्टमैन पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एपीआई को टेस्ट करने के काम आता है। ठीक है, बेसिकली यही चीज़ है और बहुत सारी चीज़ कर सकता है ये, बट अभी आप यहाँ पे किसी भी चीज़ के ऊपर मतलब ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बस अगर यहाँ पे आपको लॉगिन करने के लिए बोलेगा तो लॉगिन कर लेना अपना सिंपली, जैसे आप लॉगिन करते हो, और आपको जब इतने ही चीज़ पे ध्यान देना है, इस वाली चीज़ पे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कुछ गेट वगैरह लिखा है, यहाँ पे बहुत सारी एचटीटीपी रिक्वेस्ट मिल जाएगी आपको, और यहाँ पे आपको अपनी यूआरएल डालनी है जिसको आप टेस्ट करना चाहते हो, और इस सेंड का बटन पे क्लिक करके आप उसमें कोई रिक्वेस्ट सेंड करना चाहते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको क्या बताया था कि हमारा जो अभी एप्लीकेशन है वो कौन से हमारे लोकल सर्वर पे चालू है, और लोकल सर्वर पे चालू होने के बाद उसका पोर्ट क्या है 8000। तो पहले मैं वाला यूआरएल लिख लेता हूँ। तो यूआरएल है http आफ्टर दैट कोलन, उसके बाद // उसके बाद लोकल होस्ट आफ्टर दैट 800। ठीक है, ये तो हो गया मेरा यूआरएल जहाँ पे मेरी एप्लीकेशन फिलहाल के लिए होस्ट हो रही है। ठीक है, लेकिन अब मैं कौन सा एंड पॉइंट यूज़ करना चाहता हूँ अपनी एप्लीकेशन के लिए, ये वाला क्रिएट स्टूडेंट वाला, क्योंकि मैं इसी पे अपना डेटा भेजूंगा। तो मैं इसी को यहाँ से कॉपी करके और इसी को यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। बट यहाँ पे आप एक चीज़ ज़रूर ध्यान में रखना, ये देखो यहाँ पे क्या है, पोस्ट। ये गेट की रिक्वेस्ट नहीं है, पोस्ट की रिक्वेस्ट है। मुझे यहाँ पे पोस्ट एचटीटीपी रिक्वेस्ट भेजनी है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ दोबारा जाता हूँ और इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ पोस्ट पे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, रिक्वेस्ट की बॉडी में कुछ डेटा भेजना है मेरे को। ठीक है, अभी मैं डेटा यहाँ से भेज रहा हूँ, बाद में अब अगर हम किसी भी फ्रंट एंड फ्रेमवर्क का यूज़ करेंगे, क्लाइंट HTML या कुछ भी, तो वहाँ से हम अलग तरीके से डेटा भेजते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर मैं डेटा भेज रहा हूँ, मुझे जाना है यहाँ बॉडी के अंदर, और बॉडी के अंदर आपको एक रॉ नाम की फील्ड मिलेगी, आप वहाँ जाना, और यहाँ पे जो टेक्स्ट है इसको करना जेसन में। ठीक है,
तो अब हम क्या है ना अपनी बॉडी के अंदर कुछ डेटा भेज सकते हैं। अब वो डेटा हमें यहाँ लिखना है। तो मैंने क्या बोला था कि हम अपनी पूरी चाहते हैं कि डेटा है वो जेसन में ट्रैवल हो, तो इसलिए मैंने यहाँ पे जेसन किया है। तो अब मैं यहाँ पे जेसन में कुछ डेटा दे देता हूँ। सपोज मैं यहाँ पे दे देता हूँ नेम, कि जो स्टूडेंट है उसका कुछ नेम होगा, और उसका नेम होगा सपोज कर लो अभिषेक। जैसे मैं दे रहा हूँ आपको यहाँ पे भी वैसे ही देना है। अब उस बंदे की कुछ एज होगी, ठीक है, एज होगी समझ लो उस स्टूडेंट की 21 एज होगी, और आफ्टर डैट आप उसका एक कॉन्टैक्ट नंबर होगा, कॉन्टैक्ट लगा लो, कुछ भी रैंडम में दे दे रहा हूँ यहाँ पे, इसको मैं ब्यूटीफाई कर लेता हूँ यहाँ दबा के। तो अब मैंने क्या करा है, यहाँ पे मैंने यूआरएल डाल दिया जिसमें मैं रिक्वेस्ट मारने वाला हूँ। मैंने वो HTTP रिक्वेस्ट का टाइप सेट कर दिया, ये पोस्ट टाइप की रिक्वेस्ट है। मैंने यहाँ बॉडी में जाके एक रॉ डेटा यहाँ पे बॉडी में डाला है। तो अब मेरे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर ये वाला डेटा सेव हो गया है, और जब भी मैं यहाँ पे सेंड रिक्वेस्ट मारूंगा तो ये जो डेटा है ना ये मेरे रिक्वेस्ट के साथ चला जाएगा। और जब भी मेरे रिक्वेस्ट के साथ चला जाएगा इस वाले एंड पॉइंट पे जब मेरे रिक्वेस्ट का चला जाएगा तो यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से यहाँ पे लेके और उस डेटा को मैं इसके अंदर ले सकता हूँ। ठीक है, अब मैं अगर कंसोल डॉट लॉग कराऊंगा ना, ये देखो कंसोल डॉट लॉग कराऊंगा ना कि कंसोल डॉट लॉग कि यहाँ पे मेरे को क्या क्या चाहिए, नेम एंड आफ्टर डैट मुझे चाहिए एज, और उसके बाद मुझे कॉन्टैक्ट, मुझे प्रिंट करानी ये तीनों चीज़ें। तो अब देखो ये किस तरीके से काम करेगा। मैं दोबारा जाऊंगा अपने यहाँ पे और यहाँ से इसको ना ये रिक्वेस्ट सेंड कर दूंगा इसके साथ। ये रिक्वेस्ट मैंने सेंड करी। तो अब वापस जाओ आप और अपना टर्मिनल खोलो, और आप अपने टर्मिनल पे देखना। ओके सो जस्ट वेट है, मुझे लगता है अभी टर्मिनल हमारा स्टार्ट नहीं हुआ था हमारा सर्वर। सो यहाँ पे मैं इसको दोबारा सेंड करता हूँ और आफ्टर डैट ओके सो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे अभिषेक आ चुका है, यहाँ पे 21 आ चुका है, और यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो आ चुका है। और ये कहाँ से आया है, ये आया है यहाँ से। अब मैं इसको देखो यहाँ पे ना रिक्वेस्ट चलती जा रही है। ये क्यों हो रहा है, ये मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ। ये इसीलिए हो रहा है बिकॉज अभी मैंने रिटर्न में कुछ रिस्पॉन्स नहीं भेजा है। तो ये वाले जो रिक्वेस्ट है ये वेट कर रही है रिस्पॉन्स के लिए, लेकिन वो कभी आएगा ही नहीं क्योंकि मैंने अभी तक वो कोड लिखा ही नहीं है। तो इसे मैं कैंसिल कर देता हूँ। तो अब आपको एक चीज़ तो समझ में आ गई है कि आप रिक्वेस्ट से डेटा भी भेज सकते हो अपने सर्वर पे। ठीक है, वो कैसे भेज सकते हैं, बस आपको यहाँ पे बॉडी पे जाके रॉ में जाके यहाँ पे आपका जो भी डेटा उसे लिख दो और उसे यहाँ से सेंड कर दो। तो वो एक रिक्वेस्ट की बॉडी के अंदर जाके इस वाले उस पर चला जाएगा एंड पॉइंट पे, और जब इस वाले एंड पॉइंट पे चला जाएगा तब आपका ये वाला फंक्शन चालू हो जाएगा। ये वाला फंक्शन क्या करेगा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से इस नेम एज कॉन्टैक्ट को निकाल लेगा, उसको प्रिंट करा देगा। तो अभी हमें क्या करना है ना, इसे प्रिंट नहीं करना, हम इसे नेम एज और इस कॉन्टैक्ट का यूज करके हमें डेटाबेस में एक डेटा को क्या करना है, एक डेटा बना देना है एक स्टूडेंट का। तो वो हम किस तरीके से करेंगे वो समझा देता हूँ। सबसे पहले क्या करना होगा ना, आप एक काम करो, यहाँ पे जो हमने स्टूडेंट नहीं बनाया था स्टूडेंट का मॉड्यूल, उसे यहाँ पे जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ उस तरीके से आप इसको इंपोर्ट कर लो। तो किस तरीके से इंपोर्ट होगा, वो होगा डॉट स्लैश डाल के मॉडल के अंदर जाके, और उसके अंदर हमने स्टूडेंट मॉडल नाम की एक फाइल बनाई थी बस। तो अभी हमने अपने स्टूडेंट को यहाँ पे इंपोर्ट करा लिया। अब हमें क्या करना है, हमारे पास नेम एज और कॉन्टैक्ट तो आ ही जाएगा। अब हमें क्या करना है, कांस्टेंट डेटा लिखना है। ठीक है, कांस्टेंट डेटा लिखने के बाद हमें इज इक्वल टू लिखना है, उसके बाद अवेट लिखना है। जिसको असिंक और अवेट नहीं पता तो एक बार यार कहीं वीडियो देख लो, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। क्योंकि जब हम मॉडल के साथ काम करते हैं ना तो मॉडल जो हमें डेटा वापस में रिटर्न करता है वो एक प्रॉमिस होता है। तो उसके बाद हमें अपने मॉडल का नेम लिखना है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अपने मॉडल का नाम, मेरा क्या है, स्टूडेंट है मॉडल का नाम, वेल डन। और जब मैं डॉट लगाऊंगा उसके बाद, तो उसके बाद आप देख सकते हो डॉट लगाने के बाद यहाँ पे अगर आप क्रिएट लिखो तो आपको क्रिएट का एक मेथड मिल जाएगा। तो इसको ले लो अपने साथ। ठीक है, अब क्रिएट क्या करता है सुनो, हमारे जो मॉडल है वो हमारे सिग्मा से बना है। ठीक है, दोबारा मैं एक बार फाइल खोल रहा हूँ। हमारा जो मॉडल है ना ये वाला, वो सिग्मा से बना है, और सॉरी स्कीमा से बना है। इस स्कीमा क्या है कि स्कीमा के अंदर एक नेम होगा, एक एज होगा और एक कॉन्टैक्ट नंबर होगा। ठीक है, अब वही चीज़ मेरे पास है, नेम एज और कॉन्टैक्ट मेरे पास है। तो मैं चाहता हूँ कि इस मॉडल की हेल्प से अब जो मेरा डेटाबेस है ना, पीछे जो हमने डेटाबेस का यूआरएल लिया था, उस डेटाबेस के अंदर एक स्टूडेंट बन जाए जिसका नेम ये हो, उसकी एज ये हो, उसका कॉन्टैक्ट नंबर ये हो। और ये करने के लिए हमें बस सिंपली कुछ नहीं करना है, इसी ऑब्जेक्ट यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लिख लेना है अंदर, और उसी ऑब्जेक्ट के बेस पे यहाँ पे ऐसे नेम एज और कॉन्टैक्ट नंबर पहुँचा देना। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या किया, स्टूडेंट मॉडल लिया, फिर आपने क्रिएट लिखा, उस क्रिएट के अंदर एक ऑब्जेक्ट लिखा, उसके अंदर भैया आपने ये वाला नेम कर दिया और ये वाला एज कर दिया और ये वाला कॉन्टैक्ट कर दिया। ठीक है, सिंपली आपने इतना कर दिया। और उसके बाद आपको क्या करना है, एक रिस्पॉन्स सेंड करना है अपने यूजर को। अब रिस्पॉन्स किस तरीके से सेंड करते हैं, हमने पहले भी देखा था कि res कॉल्ड, उसके बाद डॉट सेंड। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्स सेंड करते हैं। अब इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो कि दिस इज योर रिस्पॉन्स, जैसे हमने अपने फर्स्ट सेक्शन में देखा था। बट अब ऐसे हम रिस्पॉन्स को सेंड नहीं करेंगे। हम रिस्पॉन्स को किस तरीके से सेंड करेंगे, हम करेंगे डॉट, उसके बाद
स्टेटस, हम एक स्टेटस भी डालेंगे साथ में। स्टेटस क्या होता है, किसी भी वेबसाइट में आप जाते हो, अगर वो वेबसाइट डाउन है तो आपको 400 का वापस में एक एरर आता है। तो 400 का जो एरर है वो क्यों है, क्योंकि वेबसाइट डाउन है। तो एचटीटीपी जो कोड होता है ना, उनका एक मतलब होता है, उनका एक मतलब होता है कि स्टेटस क्या है वेबसाइट का। तो जब जब आप लोग 200 भेजते हो ना, 200 का मतलब होता है कि सब कुछ ओके है, सब कुछ काम कर रहा है, जो आपने रिक्वेस्ट करी थी वो बिल्कुल चल चुकी है, वो बिल्कुल सही है। लेकिन अभी हम यहाँ पे स्टूडेंट क्रिएट कर रहे हैं ना, तो जो क्रिएट का एचटीटीपी कोड होता है ना, वो होता है 201। तो आपने अब यहाँ पे 201 डाल दिया स्टेटस के अंदर। आफ्टर दैट आप ए को डॉट डालना, और ए को डॉट डालने के बाद आपने क्या करना है, अब आपने क्या करना है, आपके पास एक रिस्पॉन्स सेंड करना है। रिस्पॉन्स के साथ आपने एक स्टेटस सेंड कर दिया। स्टेटस का कोड है 201 कि जो भी चीज़ आप करना चाह रहे थे वो क्रिएटेड हो चुकी है अपने बैकएंड पे। और उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है जेसन। ठीक है, अब जेसन क्या होता है, अब मैं जो बंदे को रिस्पॉन्स भेजना चाह रहा हूँ ना, वो भी मैं जेसन में भेजना चाह रहा हूँ। अब उस जेसन के अंदर अब हम क्या क्या चीज़ें डालना चाहेंगे हम पे डिपेंड करता है। सबसे पहले मैं एक स्टेटस की एक क्या लिख लूँगा, एक वैल्यू लिख लूँगा। मैं कहूँगा ठीक है स्टेटस ओके, मतलब जो भी चीज़ आप करना चाह रहे थे ना अपने बैकएंड पे वो हो चुकी है, स्टेटस ओके है, सब कुछ सही है। आफ्टर दैट जो ये मुझे डेटा नहीं मिला, मैंने इसको यहाँ पे अवेट क्यों किया, क्योंकि जब ये चीज़ क्रिएट हो जाएगी ना मेरे मोंगोडीबी में पीछे, ये नेम एज से और ये स्टूडेंट क्रिएट हो जाएगा, तो वो मुझे रिटर्न हो जाएगा। जब वो मुझे रिटर्न हो जाएगा, वो डेटा के अंदर स्टोर हो जाएगा, और मैं क्या करूँगा, इसी डेटा को ऐसे करके लिख दूंगा। ठीक है, अब मैं इस डेटा को क्या करूँगा, मैं इस डेटा को पीछे बैक वापस से रिस्पॉन्स में सेंड कर दूंगा। तो एक बार पूरी की पूरी थ्योरी बता देता हूँ। मतलब यहाँ पे हुआ क्या है, मुझे रिस्पॉन्स के अंदर एक बॉडी मिली, उस बॉडी से मैंने नेम एज और कॉन्टैक्ट को बाहर निकाला। मैंने उस नेम एज कॉन्टैक्ट को एक ऑब्जेक्ट में डाल के, और मैंने क्या किया, जो मेरा स्टूडेंट मॉडल था उसमें मैंने क्रिएट का मेथड लगा के, और ये क्या करेगा, मेरे मोंगोडीबी में इस नेम, इस एज और इस कॉन्टैक्ट नंबर का एक स्टूडेंट क्रिएट कर देगा और मुझे रिटर्न कर देगा डेटा के अंदर। और उस डेटा को मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने एक रिस्पॉन्स बनाया जिसमें स्टेटस है 201। स्टेटस ना भी लिखो तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैंने लिखा जेसन, क्योंकि मैं जेसन में भेजना चाह रहा हूँ रिस्पॉन्स, और उसके अंदर मैंने लिखा रिक्वेस्ट ओके है, और डेटा के नाम पे मैंने ये वाला डेटा यहाँ पे सेंड कर दिया। तो एक बार इसे चालू करके देखते हैं हम। दोबारा अपना पोस्टमैन खोल लो, और जैसे आपका पोस्टमैन खुल जाए, हमने बॉडी के अंदर डेटा तो दे ही रखा है यहाँ पे कि एक ऐसा स्टूडेंट बना दो जिसका नेम ये हो, एज ये हो और कॉन्टैक्ट नंबर ये हो। और ये रहा हमारा क्या, पूरी की पूरी यूआरएल, और यहाँ पे हमारा रहा पोस्ट। अब मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पे सेंड कर दूंगा, और लेट्स सी कि हमें रिस्पॉन्स में क्या मिलता है देखने को। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं यहाँ पे, एंड मैं यहाँ पे टर्मिनल पे एक बार देख लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमारा सर्वर स्टार्ट हो रहा है, तो जब तक हमारा पूरा पूरा सर्वर स्टार्ट नहीं हो जाता ना, तब तक रिक्वेस्ट नहीं जाएगी पीछे। यहाँ पे कुछ एरर आ गया, मैं एक बार एरर देख लेता हूँ क्या एरर है। समथिंग वाज रॉन्ग मॉड्यूल मोंगो एरर बफरिंग अमाउंट। ओके, सो एक काम करते हैं, इस सर्वर को ना दोबारा स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने किया क्लियर, एंड आफ्टर दैट हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं npm रन स्टार्ट। ठीक है, दोबारा सर्वर को यहाँ पे हम चालू कर लेते हैं, और एक बार कोड को चेक कर लेते हैं जो हमने लिखा है अभी कि हमें एक नेम आएगा और एक एज आ जाएगी और एक कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा। उसी को हमने क्या किया, स्टूडेंट मॉडल की हेल्प से स्टूडेंट मॉडल में बना लिया है, स्टूडेंट डॉट क्रिएट और नेम एज और इस कॉन्टैक्ट नंबर का एक डेटा बना लेना। एंड आफ्टर दैट लेट्स वेट टू सी व्हाट हैपेंड। अभी अपने ठीक है, तो मोंगोडीबी से कनेक्ट हो चुका है। तो मैं क्या करूँगा, इस रिक्वेस्ट को यहाँ से सेंड कर दूंगा, और यहाँ से जैसे मैंने रिक्वेस्ट को सेंड किया, देखते हैं हमें रिस्पॉन्स में क्या मिलता है। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो रिस्पॉन्स में हमें क्या मिला है, रिस्पॉन्स में हमें मिला है स्टेटस ओके जैसा हम चाह रहे थे, जो हमने लिखा था। और डेटा के अंदर हमें एक ऑब्जेक्ट मिला है। ठीक है, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर मुझे क्या मिला है, मुझे अंदर मिला एक नेम, एज और कॉन्टैक्ट नंबर, और आप देख सकते हो एक यूनिक आईडी मिली है। मोंगोडीबी क्या करता है ना, जब जब आप एक नया डॉक्यूमेंट उसमें सेव करते जाते हो ना, वो अपने आप ही उस डॉक्यूमेंट की एक यूनिक आईडी बनाता रहता है। तो आपको उसके लिए यूनिक आईडी बनाने की जरूरत नहीं, वो खुद ही उसके लिए यूनिक आईडी बनाता रहेगा। ठीक है, तो एक बार रिवाइज करा देता हूँ मैंने क्या कराया है यहाँ पे। इस रूट पर जैसे किसी बंदे ने रिक्वेस्ट मारी, मेरे पास रिक्वेस्ट आई, मैंने रिक्वेस्ट से बॉडी से नेम एज कॉन्टैक्ट को पार्स किया। उसके बाद मैंने स्टूडेंट में जो मेरा मॉड्यूल था, वो मॉडल था, उस पर मैंने क्रिएट लगाया। क्रिएट के बाद मैंने उस नेम एज और कॉन्टैक्ट नंबर से एक ऑब्जेक्ट बना के इसके अंदर डाल दिया, और लास्ट में मुझे जब ये बन गया, मैंने इसे एज एन रिस्पॉन्स सेंड कर लिया कुछ इस तरीके से। अब आपको ये चेक कैसे करना है कि ये चीज़ें आपके जो डेटाबेस है उसमें सेव हो चुकी है। ठीक है, कि यहाँ तो आपके पास रिस्पॉन्स आ गया कि हाँ ये डेटाबेस के अंदर सेव हो चुकी है, बट इसको आप चेक कैसे करना है। तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले आपको अपना मोंगोडीबी खोलना है। आपने अपना मोंगोडीबी खोल लिया, और लास्ट टाइम आपके पास जो यूआरएल थी ना, जो हमने यूआरएल बनाई थी हमने मोंगोडीबी से जो कॉपी पेस्ट करी थी, उसी को यहाँ पे आप पेस्ट कर लो। चाहे तो यहाँ पे रिसेंट में अगर आपने कनेक्ट किया होगा तो यहाँ पे रिसेंट में आ जाएगा।
तो उसी पे बस आपको क्लिक कर देना। देखो आ गया। मैं बस क्या करूँगा, यहाँ से इसे कनेक्ट कर लूँगा और जस्ट वेट करता हूँ इसे कनेक्ट होने का, और तब हम अपने चेक करेंगे। तो देखो ये कनेक्ट हो गया। कनेक्ट होने के बाद आप देखोगे यहाँ पे टेस्ट लिखा हुआ आ रहा है। इस टेस्ट को खोलना, इसके अंदर एक स्टूडेंट नाम का एक फोल्डर होगा, उस पर क्लिक करना और यू कैन सी एक डॉक्यूमेंट मैंने पहले का बना रखा था, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। बाकी देखो ये मेरा डेटाबेस है। इस डेटाबेस के अंदर एक यूनिक की बन गई, अपने आप यूनिक आईडी बन गई, उसके बाद नेम बन गया, उसके बाद एज आ गई, उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर आ गया। तो ये सक्सेसफुली मेरे डेटाबेस में स्टोर हो चुका है। तो इस तरीके से हमने एक नए स्टूडेंट को क्रिएट करने के लिए कोड लिख चुके हैं और वो बहुत अच्छे से वर्क भी कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया है, पहले हमने क्या किया, पोस्टमैन से किया, बॉडी रिक्वेस्ट की बॉडी में वो भेजा, क्या बोलते हैं, डेटा भेजा। उसमें से हमने नेम, एज और कॉन्टैक्ट नंबर निकाल ली। आफ्टर डैट मैंने स्टूडेंट मॉडल का यूज़ किया। उस पर हमें एक पहले से एक मेथड मिलता है क्रिएट, उसके अंदर मैंने नेम, एज और कॉन्टैक्ट नंबर डाला और उससे मैंने अपने डेटाबेस में जो स्टूडेंट नाम का जो एक स्टूडेंट था उसे क्रिएट कर दिया। आफ्टर डैट मैंने उस स्टूडेंट को और उसे एज एन डेटा मैंने सेंड कर दिया। कैसे, रिस्पॉन्स लगा के। रिस्पॉन्स के अंदर मैंने एक जेसन भेजा, जेसन में मैंने स्टेटस लिखा कि ठीक है, ओके है। देन आफ्टर डैट मैंने डेटा में एक डेटा भेज दिया। तो इस तरीके से हमने क्रिएट बना लिया। अब हम अपने अगले वाले एंड पॉइंट पे काम करते हैं। तो अब अपने अगले एंड पॉइंट पे काम करते हैं। तो अब अपना अगला एंड पॉइंट कौन सा होगा, गेट स्टूडेंट डेटा का। तब ये एंड पॉइंट क्या करेगा कि जब जब कोई बंदा गेट स्टूडेंट डेटा पे हमारी जो रिक्वेस्ट भेजेगा ना, कौन सी रिक्वेस्ट, गेट रिक्वेस्ट, हमारे डेटाबेस के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स का डेटा है वो सब चले जाना चाहिए एज एन रिस्पॉन्स में। अब इसको हम कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, लिखना है कॉन्स्टेंट, उसके बाद आपको लिखना है डेटा। एक वेरिएबल बना दिया मैंने डेटा नाम का, यहाँ पे मैं लिखूंगा अवेट। और अवेट करने के बाद मैं क्या कर सकता हूँ, जो मेरे पास स्टूडेंट का मॉडल था मैं वही लिखूंगा, स्टूडेंट। ये देखो मेरे पास मॉडल आ गया, स्टूडेंट का मॉडल। एंड आफ्टर दैट हमें ना मोंगूस के अंदर पहले से एक मेथड मिलता है। जब मैं इसमें से क्लिक करूंगा तो आपको इसमें मेथड मिलेगा फाइंड का। ये देखो फाइंड का मेथड मिला, बस इस पे इसको क्लिक करके ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज कर देना। अब फाइंड का मेथड क्या होता है ना, अगर आप इसके अंदर कुछ एक ऑब्जेक्ट दे दो कि मुझे उन स्टूडेंट को फाइंड करना है जिनका नेम क्या हो, अभिषेक को, तो इस कंडीशन का यूज करके ये सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट को सेलेक्ट करेगा जिनका नेम क्या होगा, अभिषेक होगा। बट अगर आप यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी ये नहीं देते हो, क्या ऑप्शन नहीं देते हो, तो जितने भी स्टूडेंट आपके बैकएंड में मतलब आपके डेटाबेस के अंदर है ना, ये सारे के सारे स्टूडेंट को रिटर्न कर देगा। तो अब मेरे को क्या, ये सारे के सारे स्टूडेंट मिल गए। अब मैं क्या क्या करना चाहता हूँ कि सारे के सारे स्टूडेंट को रिस्पॉन्स में वापस सेंड करना चाहता हूँ। ये वाला रिस्पॉन्सेस में वापस सेंड करना चाहता हूँ। तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ, रिस्पॉन्स। अब मैं सेम टू सेम ये वाला कोड यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लूँगा। मैंने आपको ये एक बार बता दिया, इसी को अब आप यहाँ पे कॉपी कर सकते हो, यहाँ पे पेस्ट कर लो। यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ 200 का मतलब ओके है, 201 का मतलब होता है क्रिएटेड। और यहाँ पे मैं जो ये डेटा है ना, इस डेटा को बस यहाँ पे सेंड कर दे रहा हूँ वापस। सो बस इतना ही करना था सारे स्टूडेंट का डेटा लेने के लिए। अब इसको टेस्ट कैसे करना है, टेस्ट करने के लिए बस ये एंड पॉइंट यहाँ से कॉपी कर लो। गेट तो तुमको पता ही है कि हमने गेट की मारी थी रिक्वेस्ट, ठीक है। वहाँ पे यहाँ पे हमने पोस्ट की रिक्वेस्ट मारी है, इसको चेंज करो, गेट करो। यहाँ पे जो मेरा राउट है ये वाला एंड पॉइंट है, इसको चेंज करो। और इसमें हमें ना बॉडी के अंदर कोई डेटा नहीं भेजना, रिक्वेस्ट की बॉडी के अंदर। तो आप बस यहाँ पे नन कर दो इसको कि मैं कोई डेटा नहीं भेजना चाह रहा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ सेंड दबा के और देखते हैं क्या होता है, हमें सारा का सारा डेटा वापस मिलता है कि नहीं मिलता। तो थोड़ा सा यहाँ पे वेट करते हैं। तो एक बार टर्मिनल पे चले जाते हैं अपने। ओके, तो सर्वर अभी हमारे यहाँ पे स्टार्ट ही हो रहा है। जस्ट रुकिए, मैं क्या करता हूँ, पहले इसको दोबारा क्लियर कर देता हूँ। तो हमने क्या ना, सर्वर के स्टार्ट होने से पहले रिक्वेस्ट भेज दी, हमें पहले सर्वर स्टार्ट होने देना था। तो मैं दोबारा लिखता हूँ npm run स्टार्ट, ठीक है। और पहले हम अपने सर्वर को आराम से स्टार्ट होने देते हैं और उसके बाद ही हम रिक्वेस्ट भेजेंगे यहाँ पे। तो हमारा सर्वर स्टार्ट हो रहा है, जैसे सर्वर स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद ही हम रिक्वेस्ट भेजेंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया और हमारे MongoDB से भी कनेक्ट हो चुका है। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे गेट स्टूडेंट्स डेटा है और यहाँ पे गेट की रिक्वेस्ट मार रहा हूँ। दोबारा एक बार रिक्वेस्ट मारता हूँ, देखते हैं क्या होता है। सो यहाँ पे ये देखो स्टेटस क्या आ गया, ओके। और डेटा के अंदर क्या आ गया, एक एरे मिली हमें। और उस एरे के अंदर जितने भी स्टूडेंट थे, जैसे अभी हमारे डेटाबेस में अभी एक ही स्टूडेंट है,
तो मुझे उसका डेटा मिल चुका है। ये ध्यान से देखो, डेटा मिल गया मुझे, उसकी आईडी मिल गई, उसका नेम मिल गया, उसकी एज मिल गई। तो अभी तो हमारे पे एक ही स्टूडेंट था, अगर हम पे 2 स्टूडेंट होते तो उनका भी डेटा आ जाता, 3 स्टूडेंट होते तो उनका भी डेटा आ जाता। तो अभी हमने जस्ट क्या कर लिया, हमने एक गेट की रिक्वेस्ट बना ली कि जितने भी स्टूडेंट हमारे डेटाबेस में थे उन सारे स्टूडेंट का मेरे को डेटा दे दो। तो अभी हमने यहाँ पे 2-2 एंड पॉइंट ना खत्म कर दिए बना के। सबसे पहले हमने गेट का एंड पॉइंट बना दिया स्टूडेंट डेटा का। सेकंड एंड पॉइंट हमने इसका बना दिया क्रिएट स्टूडेंट का, जिसमें हम स्टूडेंट को क्रिएट करेंगे। जो थर्ड है ना, वो है हमारा अपडेट स्टूडेंट। अब यहाँ पे ये आईडी क्या कर रही है, ठीक है, मैंने यहाँ पे स्लैश ये आईडी क्यों लिखी है, अब देखो समझो क्या होता है। अगर मुझे अब किसी स्टूडेंट को अपडेट करना हो तो समझ लो, एक बार दोबारा मैं आपको मोंगो में ले जाता हूँ, मोंगो कंपास में। यहाँ देखो, अगर मुझे किसी स्टूडेंट को अपडेट करना है, समझो किसी स्टूडेंट की एज 21 थी, बट अब उसकी एज 21 नहीं, उसकी एज अब 22 हो चुकी है। तो अब मैं उसके किस बेसिस पे उस स्टूडेंट को फाइंड करूँ? उसके नेम के बेस पे फाइंड करूँ, एज के बेस पे फाइंड करूँ, या उसके कॉन्टैक्ट के बेस पे फाइंड करूँ कि मुझे इस वाले स्टूडेंट को अपडेट करना है? तो अगर मैं नेम के बेस पे फाइंड करता हूँ तो हो सकता है एक ही डेटाबेस में 2 नाम के एक स्टूडेंट हो। अगर मैं एज के बेस पे करता हूँ तो हो सकता है एक ही डेटाबेस में 2 स्टूडेंट हो, एज के नाम एक ही एज के। हो सकता है उनका, अगर वो दोनों भाई हो एक ही इस डेटाबेस में, तो उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी एक ही हो सकता है। तो ऐसी कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा यूनिक है इस मेरे डेटाबेस में, जो सारे स्टूडेंट को एक से दूसरे स्टूडेंट को अलग बनाती है? वो है ये आईडी। बिकॉज ये आईडी अपने आप जनरेट करता है मोंगोडीबी। तो मैं ये क्या करता हूँ, इस आईडी को सबसे पहले तो यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। ये आईडी के जितने भी मेरे स्टूडेंट बनेंगे, ये आईडी सब में अलग अलग होगी। ये ज़रूरी नहीं है सिर्फ एक ही में अलग अलग रहेगी, ये सब में अलग अलग रहेगी। अगर मैं यहाँ पे 40, 50 या 100 या 200 या 300 या 400 डॉक्यूमेंट भी हो जाएं, उनके अंदर भी ये आईडी अलग अलग रहेगी, ठीक है। तो ये आईडी क्या है, यूनिक है सब में। तो मैं इस आईडी की मदद से उस स्टूडेंट को फाइंड करूंगा जिसकी मुझे एज या नेम या कुछ भी उसमें अपडेट करना है, और उसे अपडेट कर दूंगा। अब ये किस तरीके से काम करता है ये देखो। दोबारा अपने VS कोड के अंदर चले जाओ, और उसके बाद मुझे क्या करना है, सबसे पहले जो ये मेरे को आईडी मिली है ये, ठीक है, ये हम लिखते हैं ना, ये है डायनामिक पैरामीटर बोलते हैं इसे, कॉलन और आईडी, इसे हम बोलते हैं डायनामिक पैरामीटर। तो यानी जब जो बंदा जो भी ये यूज़ कर रहा है ना, वो इस राउट को यहाँ तक लिख दे अपडेट स्टूडेंट, और स्लैश लगा के वो कोई भी आईडी लिख सकता है, जैसे 1 2 1 2 3 4 5 6। तो इस तरीके से यहाँ पे आईडी लिख सकता है। तो उस आईडी को मुझे लेने के लिए देखो अब क्या करना है, मुझे करना है कांस्टेंट आईडी, और इस आईडी को यहाँ से बाहर निकालने के लिए मुझे लिखना है रिक्वेस्ट। आफ्टर दैट मुझे लिखना है पैराम्स, यानी पैराम्स मतलब पैरामीटर्स। आफ्टर दैट मुझे लिखना है आईडी। सो अब ये आईडी जो भी बंदा यहाँ पे मेरा यूज़ करेगा एपीआई को, वो आईडी अब मुझे मिल जाएगी। रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स डॉट आईडी, जो भी यहाँ पे आईडी होगी वो मेरी आईडी के अंदर स्टोर हो जाएगी। तो अब मुझे क्या करना है, अपने डेटाबेस में इस आईडी की मदद से उस एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को फाइंड करना है और उसके डेटा को चेंज करना है। अब उसका डेटा चेंज कैसे, अब जो भी डेटा उसका चेंज करना है, अब वो डेटा मुझे मिलेगा कहाँ से? सिंपल सी बात है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर वो डेटा रहेगा हमेशा से। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ कांस्टेंट, फिर बॉडी, फिर इज इक्वल टू रिक्वेस्ट, फिर डॉट, फिर बॉडी, ठीक है। तो समझ लो अब क्या होगा। मैं यहाँ पे पहले इसको सेव कर लेता हूँ। मेरे पास आईडी आ गई कहाँ से, यहाँ से। मेरे पास बॉडी आ गई कहाँ से, रिक्वेस्ट के अंदर से बॉडी। क्योंकि देखो दो चीज़ें होगी, या तो पहले तो स्टूडेंट को फाइंड करेगा, स्टूडेंट को फाइंड करने के बाद जो स्टूडेंट का डेटा क्या चेंज करना है वो हमें कहाँ से मिलेगा, वो सिंपल बात है, हमें रिक्वेस्ट से तो मिलेगा, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट चीज़ क्या कर सकते हैं, मुझे लिखना है कांस्टेंट, उसके बाद लिखूंगा मैं रिजल्ट, उसके बाद लिखूंगा मैं अवेट। अब जो मेरा मॉडल नहीं है, कौन सा मॉडल, स्टूडेंट मॉडल, जो मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कराया था अभी उस पर मुझे क्लिक करना है। उसके बाद मुझे यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, उसे हम बोलते हैं फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। ओके, यहाँ पे फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे एक ऑप्शन आता है फाइंड वन एंड अपडेट, आप इस पे क्लिक कर लो, फाइंड वन एंड अपडेट इस पे क्लिक कर लो। इसके बाद आपको ना एक ऑप्शन देना है, तो वो ऑप्शन क्या होते हैं, पहले सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट लिख लो। वो ऑप्शन होता है कि किसके बेसिस पे फाइंड करना है, तो मुझे करना है आईडी के बेसिस पे। और कौन सी आईडी है वो, ये वाली फील्ड, ये स्लैश आईडी, मुझे इसके बेसिस पे फाइंड करना है, तो ये स्लैश आईडी, ठीक है। और ये आईडी कौन सी रहनी चाहिए, जो मुझे यहाँ से मिली है पैरामीटर से, तो मैं लिख देता हूँ स्लैश आईडी और आईडी, ठीक है। तो फाइंड वन मतलब किसके बेस पे फाइंड करना है, स्लैश आईडी के, और स्लैश आईडी क्या होनी चाहिए, ये वाली आईडी जो मुझे मिली है, तो इसके बेसिस पे जो भी फाइंड होगी वो। और जो दूसरी कॉमा लगा के जो मुझे दूसरी चीज़ देनी है वो देनी है कि अपडेट आखिरकार करना क्या है तुमको। तो मैं क्या लिख देता हूँ यहाँ पे बॉडी, कि जो भी इस बॉडी के अंदर जो भी मतलब जैसे कोई नई एज होगी या कोई नया कॉन्टैक्ट नंबर होगा या जो भी चीज़ होगी, बस इस आईडी के अंदर उस चीज़ को चेंज कर देना, भले वो नेम हो, कॉन्टैक्ट नंबर हो, जो भी हो, उस बॉडी से उस चीज़ को निकाल के यहाँ पे उसे चेंज कर, इस आईडी की मदद से उस बंदे में वो चीज़ चेंज कर देना, ठीक है।
और आफ्टर दैट हम एक ऑप्शन देते हैं कि न्यू इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है, ये ऑप्शन भी दे देते हैं। एंड आफ्टर दैट हमें क्या करना है, सिंपली जैसे हम रिस्पॉन्स सेंड करा रहे थे ना इस वाले में, वही रिस्पॉन्स बस यहाँ से सिंपल सी बात है कॉपी कर लो और उसी रिस्पॉन्स को यहाँ पे पेस्ट कर दो। बट यहाँ पे कुछ चीज़ें अलग रहेगी, यहाँ पे 200 कर दो और यहाँ पे डेटा की जगह क्या कर दो, डेटा की जगह यहाँ पे रिजल्ट कर दो। तो अब ये हमें रिटर्न क्या करेगा, बट रिटर्न करेगा ये हमें अपडेटेड डेटा। हमने फाइंड वन एंड अपडेट किया, हमने आईडी से पहले उस बंदे को फाइंड किया कि वो बंदा क्या होना चाहिए। आफ्टर दैट मैंने बॉडी में जो भी उसका डेटा था वो डेटा लगा दिया कि जैसे उसका नेम, एज, जो भी उसकी नई एज होनी चाहिए, नया नेम होना चाहिए, नया कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए, वो लगा दिया। आफ्टर दैट मैंने न्यू इज इक्वल टू ट्रू लिख दिया, ठीक है, ये लिखना पड़ता है। सो यहाँ पे मैंने लिख दिया रिक्वेस्ट डॉट स्टेटस 200, उसके बाद हमने जेसन सेंड कर दिया, रिजल्ट को सेंड कर दिया। सो अब हमने सिंपली क्या कर सकते हैं इसको टेस्ट करने के लिए, पहले ये वाला एंड पॉइंट ना यहाँ से कॉपी कर लो। और एक चीज़ ज़रा सा यहाँ पे ये ध्यान रखना कि हम कौन सी रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पे पैच की रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, तो दोबारा अपने इस पे आते हैं, पोस्टमैन पे पैच करते हैं। एंड आफ्टर डैट मैं यहाँ पे दोबारा अपना राउट डाल देता हूँ। मेरा राउट क्या है यहाँ पे, एंड पॉइंट क्या है कि अपडेट स्टूडेंट, के स्टूडेंट को अपडेट कर दो, स्टूडेंट अपडेट डैश स्टूडेंट है। बट यहाँ पे अभी एक आईडी डालनी है, मैं वो आईडी कहाँ से आएगी, तो मैं क्या करता हूँ अपने डेटाबेस के अंदर जाता हूँ और मेरे डेटाबेस के अंदर जो ये वाली आईडी है ना, इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। अभी देख लो, समझ लो, यहाँ पे जो मेरी एज है ना, यहाँ पे 21 है, इस स्टूडेंट की एज यहाँ पे 21 है और मुझे इसे 21 नहीं करना, 21 से मुझे सीधा इसकी एज कर देनी है 25। तो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ, मैं दोबारा चला जाऊँगा अपने इसके अंदर और यहाँ पे हमें आईडी देनी है ऊपर, तो मैं यहाँ पे आईडी दे देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या अपडेट स्टूडेंट स्लैश यहाँ पे अपनी आईडी दे दी। एंड आफ्टर डैट मुझे क्या करना है, जाना है रॉ के अंदर, ठीक है। अब मैं उसको सेंड कर रहा हूँ, क्या बोलते हैं, अब मैं एक आईडी, उसको क्या बोल सकते हैं, एक डेटा सेंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे अपडेट क्या करना है, जैसे ही उस आईडी से मुझे डेटाबेस के अंदर वो बंदा मिल जाए, इस आईडी का बंदा जो भी मेरे डेटाबेस के अंदर है, तो उसकी जो एज है यहाँ पे वो कितनी कर देना, 22। मैंने यहाँ पे बॉडी में क्या डेटा सेंड कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एज सेंड कर रहा हूँ, मैं कुछ सेंड नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एज सेंड कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैंने उसकी आईडी लिखी है, तो जैसे ही वो बंदा मुझे मिल जाएगा, ये मेरा मोंगूस क्या करेगा, उसका जो एज है ना, उस एज को चेंज करके जो भी उसकी एज होगी उसको 25 कर देगा, ठीक है। तो एक बार इस रिक्वेस्ट को चला के देखते हैं, आफ्टर दैट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसे सेंड कर देता हूँ एंड सो यू कैन सी मेरे पास डेटा आ चुका है। सबसे पहले जो इसका स्टेटस है ओके, जैसे हमने लिखा था रिस्पॉन्स में। आफ्टर दैट जो मैंने डेटा है उसकी आईडी सेम है, नेम सेम है, बट देखो एज हो गई ना चेंज, एज पहले 21 थी या 22 थी, अब 25 हो चुकी है। और उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर, बाकी सब चीज़ें सेम है। तो बॉडी के अंदर जो भी डेटा था, जैसे यहाँ पे एज का डेटा मैंने 25 दे दिया, बॉडी के अंदर जो भी डेटा था, और जैसी इस आईडी से, और मैं इसको कोड के द्वारा समझा देता हूँ, यहाँ से जैसी आईडी मिली, पहले इसने क्या किया, उस आईडी से वो बंदा फाइंड कर लिया, वो स्टूडेंट फाइंड कर लिया। आफ्टर दैट इसने क्या किया कि रिक्वेस्ट और बॉडी में जो भी चीज़ अंदर थी, जैसे एज थी अंदर, तो इसने एज उठा ली। अब इसने क्या किया, यहाँ पे आईडी के बेसिस पे वो बंदा फाइंड करा और उसके बाद ये बॉडी लगा दिया। बॉडी के अंदर क्या चीज़ थी, एज। अब उसकी, उस बंदे की जो भी इस आईडी से फाइंड हुआ है, उसकी जो एज थी वो ये नई वाली एज कर दी। और आफ्टर दैट उसको एज एन रिस्पॉन्स मैंने यहाँ पे सेंड कर दिया, ठीक है। तो है, ईजी है। बस यहाँ पे हमने कितनी चीज़ें कर ली अभी तक, 1, 2 और 3 चीज़ें हमने कर ली, ठीक है। अब बस एक लास्ट चीज़ें हम करनी है, उसके बाद है डिलीट। अब डिलीट के लिए भी हमारा सेम ही कोड है। डिलीट भी हम किसके बेस पे कर रहे हैं, आईडी के बेस पे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आईडी ले लेता हूँ बाय राइटिंग रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स डॉट आईडी। मैंने आईडी ले ली और उसके बाद मैं बस क्या चीज़ करूँगा, कॉन्स्टेंट रिजल्ट कर दूंगा और उसके बाद मैं लिखूंगा अवेट, और अवेट के बाद मैं लिखूंगा कि जो भी मेरा ये स्टूडेंट मॉडल है मेरा, उसमें डॉट लगा के डिलीट से देखते हैं हमें क्या फंक्शन मिलता है। तो यहाँ पे आता है डिलीट 1। अब डिलीट 1 करके ब्रैकेट ओपन और क्लोज कर देना और उसके अंदर बस दोबारा एक ऑप्शन दे देना, ठीक है। और दोबारा एक ऑप्शन दे देना, ऑप्शन क्या रहेगा कि जिस बंदे की आईडी क्या रहेगी, ये वाली आईडी रहेगी। जिस बंदे की आईडी क्या रहेगी, ये वाली आईडी रहेगी, जो हमें पैरामीटर से मिली है, उसको डिलीट कर देना। और अब हम क्या करना है, सेम टू सेम बस यहीं से वही चीज़ कर दी, यहाँ से बस को कॉपी करा, यहाँ पे क्या किया, हम पेस्ट किया और वही, और यहाँ पे बट हम ना रिजल्ट नहीं सेंड करते, ठीक है। जब जब कोई चीज़ हम डिलीट करते हैं ना, तो रिस्पॉन्स में हम रिजल्ट ना सेंड करके एक मैसेज सेंड कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक मैसेज सेंड कर देता हूँ कि स्टूडेंट हैज़ बीन डिलीटेड, ठीक है, कि जो स्टूडेंट था वो डिलीट हो चुका है अपने डेटाबेस से।
सो अब हम इस वाले राउट को भी एक बार टेस्ट कर लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इस वाले राउट को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, दोबारा जाता हूँ, यहाँ पे भूलना मत, अब हमें डिलीट की रिक्वेस्ट चलानी है। यहाँ पे मैं डिलीट पे गया, उसके बाद मैं यहाँ पे किस पे गया, मैंने इस स्टूडेंट को इस वाले राउट को अपने एंड पॉइंट को यहाँ पे कॉपी पेस्ट करा। आफ्टर दैट मुझे आईडी देनी है। अब आईडी में कहाँ से जाता हूँ, अपने डेटाबेस के अंदर जाता हूँ और डेटाबेस के अंदर से मैं ये वाली आईडी उठाता हूँ। तो ठीक है, तो अभी तो आप देख सकते हो कि मेरे डेटाबेस में एक स्टूडेंट है, लेकिन अब मुझे इस स्टूडेंट को यहाँ से डिलीट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, दोबारा पोस्टमैन के अंदर जाता हूँ, पोस्टमैन के अंदर मैंने आईडी लगाई, बस अब मुझे कुछ डेटा सेंड नहीं करना, मुझे सिर्फ आईडी दे दी मैंने, और वेट करता हूँ रिजल्ट का, रिजल्ट क्या आता है। तो क्या रिजल्ट आया, स्टेटस है ओके, स्टूडेंट हैज़ बीन डिलीटेड, यानी स्टूडेंट डिलीट हो चुका है डेटाबेस से। तो दोबारा अपने डेटाबेस में जाते हैं और डेटाबेस को यहाँ से एक ऑप्शन होता है यहाँ पे हमारे रिफ्रेश करने का। सो लेट्स वेट फॉर, मैं इससे पहले पूरा कर देता हूँ और रिलोड डेटा करता हूँ। ये फैच कर रहा है वापस से। अभी देखो यहाँ पे 0 0 दिखा दिया, यानी इसके अंदर कोई डेटा नहीं है, यानी सारा का सारा डेटा डिलीट हो चुका है। मतलब जो एक ही स्टूडेंट था उस स्टूडेंट को हमने डिलीट कर दिया। तो इस तरीके से आप एक स्टूडेंट मैनेजमेंट एपीआई बना सकते हो। बहुत ही सिंपल एपीआई है, बट सारे मैंने आपके यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए हैं कि नोड.जेएस को कैसे यूज़ करते हैं, मोंगूस को कैसे यूज़ करते हैं, एक्सप्रेस क्या होता है, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो चीज़ें होती है मोंगूस के अंदर वो किस तरीके से यूज़ करते हैं। हमने 4 तरह की HTTP रिक्वेस्ट बनाना सीख ली, गेट को सीख लिया, पोस्ट सीख लिया, डिलीट कर सीख लिया। ठीक है, सो अब हम क्या कर सकते हैं ना, एक चीज़ आप और कर सकते हो, आप यहाँ पे ट्राई एंड कैच ब्लॉक लगा सकते हो अगर आपको इसमें एरर हैंडलिंग करनी है। तो जैसे अब ये वाला कोड यहाँ से आप इसको क्या कर लो, कॉपी पेस्ट करके एक ट्राई और कैच ब्लॉक बना लो। ठीक है, अब मैंने पहले ही कहा था जिन लोगों ने जावास्क्रिप्ट सीखी हुई होगी उनके लिए ये चीज़ बहुत ईजी होगी। ट्राई एंड कैच ब्लॉक कुछ नहीं होता, अगर ट्राई करने की जब तक एरर ट्राई करना, अगर कोई एरर नहीं है, अगर कोई एरर है तो उसको सेंड कर देना। देखो ये वाला कोड मेरा रन हुआ मेन कोड, अगर इसमें कोई एरर होगा तो यहाँ पे एरर सेंड हो जाएगा, एरर नहीं होगा तो ये वाला मेरा चल जाएगा। सिंपल सी चीज़ है, और ऐसे ही आपको सब चीज़ पे करनी है, बस आपको ट्राई एंड कैच ब्लॉक लगा देना है। ये जावास्क्रिप्ट का ही पार्ट है, नोड.जेएस में ऐसा कोई खास चीज़ नहीं है। वापस से मैं इसमें कैच लगा देता हूँ। कैच लगाने से क्या होगा कि अगर मुझे कोई एरर आता है मेरा कोड रन करते हुए, तो उस एरर को मेरे टर्मिनल पे प्रिंट कर देना। आफ्टर डैट मैं दोबारा इस कोड को यहाँ पे दोबारा कर देता हूँ, और दोबारा से आप क्या क्या करो, यहाँ पे भी सेम ही तो चीज़ करनी है। इसको यहाँ पे लिया, एक्स किया, ट्राई एंड कैच, कोड अंदर प्रिंट किया, और अगर यहाँ पे मुझे कोई दिक्कत आती है तो मैं क्या करूँगा, कैच को एरर करूँगा और अपने कंसोल पे उस एरर को प्रिंट करा दूँगा। और आफ्टर डैट मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से भी इसे काट के और दोबारा एक ट्राई कैच और ब्लॉक लगा दूँगा, और दोबारा कैच करके, और अगर मुझे कोई एरर मिलता है तो उस एरर को मैं अपने कंसोल पे प्रिंट करा दूँगा। ठीक है, और अब इस पूरे कोड को हम सेव कर लेते हैं। दोबारा हमारा कोड सेव हो रहा है, सर्वर हमारा रिस्टार्ट हो रहा है, और अपने मोंगोडीबी से पहले कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैसेज आना चाहिए, उसके बाद ही आप यूज़ करना, जब जैसे ही आपको मोंगोडीबी से कनेक्ट हो जाए। ठीक है, सो वेट करते हैं मोंगोडीबी से कनेक्ट होने का। एंड मे बी ना कभी कभी नेटवर्क पे भी डिपेंड करता है और ट्रैफिक पे भी डिपेंड करता है कि आपसे मतलब मोंगोडीबी से कनेक्ट होने में आपको कितना टाइम लगता है। वो बहुत चीज़ों पे मतलब डिपेंड करता है। कभी कभी पीछे से मोंगोडीबी का सर्वर बंद हो जाता है और काफ़ी चीज़ें मतलब एक साथ हो सकती है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे अभी मेरा कनेक्ट हो चुका है सक्सेसफुली। तो अब एक बार क्या कर लेते हैं ना, टेस्ट कर लेते हैं। टेस्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, दोबारा देख लो पूरा खाली है मेरा पूरा का पूरा खाली है डेटाबेस अभी फ़िलहाल के लिए, क्योंकि मैंने कोई डेटा नहीं डाला। चलो डेटा डालना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गेट की रिक्वेस्ट मारूंगा, सबसे पहले रिक्वेस्ट थी हमारी, उसमें मैं क्या करूँगा, क्रिएट स्टूडेंट की रिक्वेस्ट मारूंगा। ठीक है, और अपने बॉडी पर जाएंगे, क्योंकि अब मुझे स्टूडेंट क्रिएट करना है तो मुझे वहाँ पे स्टूडेंट का डेटा भेजना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले डेटा भेजते हैं स्टूडेंट का मैं नाम भेजता हूँ, वो होगा जो। आफ्टर डैट स्टूडेंट की हम एज भेजेंगे, समझ लो 21, और आफ्टर डैट स्टूडेंट की हम क्या भेज सकते हैं, और कॉन्टैक्ट भेज सकते हैं। स्टूडेंट का कॉन्टैक्ट कितना होगा, कुछ भी दे दो, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इसको रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। यहाँ पे एक एरर आ चुका है, एरर देख लेते हैं क्या है। कैन नॉट गेट क्रिएट स्टूडेंट, ओके लेट्स सी क्या दिक्कत आई है यहाँ पे। सो क्रिएट स्टूडेंट आई है, यहाँ पे रिक्वेस्ट आएगी, और कॉन्टैक्ट। सो बेसिकली यहाँ पे क्या दिक्कत हुई है, नेम आ चुका है, एज आ चुकी है, क्रिएट स्टूडेंट हमने कर चुके हैं, क्रिएट स्टूडेंट, बॉडी आ चुकी है, जेसन आ चुका है, कैन नॉट गेट
ओके, सो बेसिकली देखो यहाँ पे अभी मैंने यहाँ पे क्या टाइप एरर हुआ है। एक्चुअली ये यूआरएल तो मेरी सही है, सब कुछ सही है, बट यहाँ पे मैं ना गेट की रिक्वेस्ट मार रहा हूँ। लेकिन हमें यहाँ पे कायदे से किस चीज़ की रिक्वेस्ट मारनी चाहिए थी, यहाँ पे पोस्ट की, क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ क्रिएट करते हैं ना तब हम पोस्ट की रिक्वेस्ट मारते हैं। तो यहाँ पे मैं किसकी रिक्वेस्ट मारूंगा, पोस्ट की, एंड एवरीथिंग विल बी। अब दोबारा एक बार चालू करके देख लो, अब सब सही होगा। ठीक है, ठीक है। आगे नए स्टूडेंट बन गए डेटाबेस में। ये देखो नीचे रिस्पॉन्स देखो, यहाँ पे हमारा रिस्पॉन्स आता है। ये बॉडी में देखो हमारा रिस्पॉन्स आ गया कि ओके है स्टेटस, और हमारा नया स्टूडेंट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है डेटाबेस के अंदर। तो हम दोबारा अपने डेटाबेस के अंदर जाते हैं, दोबारा रीलोड करते हैं यहाँ पे जाके। ठीक है, दोबारा रीलोड किया, आ गया स्टूडेंट, और वापस चलो एक और स्टूडेंट बनाते हैं, लिखते हैं अभिषेक, और उसकी भी एज, कॉन्टैक्ट नंबर ये लिखते हैं, दोबारा सेंड करते हैं। ठीक है, और डेटाबेस के अंदर जाके दोबारा इसको रीलोड करते हैं, और आ गया, दोबारा आ गया, मेरा नेम वगैरह सब आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से देख रहे हो हमने स्टूडेंट को क्रिएट कर लिया। अब हमें सारे स्टूडेंट का डेटा चाहिए, तो मैं गेट की रिक्वेस्ट मारता हूँ। अब मुझे कोई बॉडी नहीं भेजनी है, मुझे कोई डेटा नहीं भेजना, मुझे बस लिखना है गेट स्टूडेंट डेटा। ठीक है, गेट स्टूडेंट डेटा, इस पर मैं गेट की रिक्वेस्ट मारता हूँ, देखते हैं क्या होता है। और यहाँ पे एरर आ गया है, यहाँ पे है गेट स्टूडेंट्स है। ठीक है, यहाँ पे मैं यूआरएल गलत लिख दी, गेट स्टूडेंट्स डेटा, और दोबारा हम इसको सेंड करते हैं, एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। एंड देखो जितने भी स्टूडेंट थे सबका डेटा आ चुका है मेरा डेटाबेस में, जो का डेटा आ चुका है और अभिषेक का डेटा आ चुका है। तो इस तरीके से हम डेटा ले सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास एक और राउट था जो था डिलीट का। अब हम कर सकते हैं डिलीट की रिक्वेस्ट मारेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पे डिलीट का जो हमारा जो यूआरएल थी वो लिखेंगे, वो क्या है, डिलीट। ठीक है, डिलीट स्टूडेंट, और आफ्टर दैट मुझे एक आईडी देनी है। आईडी मैं कहाँ से ले सकता हूँ, मैं यहाँ से ले लूँगा। चलो इस आईडी को कॉपी कर लेते हैं, मुझे अभिषेक को डिलीट करना है अपने डेटाबेस से। कर दिया, सेंड कर दिया, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो स्टूडेंट हैज़ बीन डिलीटेड। और दोबारा अपने डेटाबेस में जाके देखोगे यहाँ पे, तो रिलोड किया तो देखो अभिषेक यहाँ से डिलीट हो गया। तो अब हम नेक्स्ट चीज़ क्या कर सकते हैं, अपडेट तो चलो मैंने आपको दिखाई दिया। तो बेसिकली ना ये इस तरीके से हम पूरा का पूरा एक स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बना सकते हैं अपने नोड.जेएस के ऊपर। और इस वीडियो में मैंने आपको मोंगोडीबी भी सिखा दिया है, मोंगूज भी सिखा दिया है, और नोड.जेएस भी सिखा दिया, और काफ़ी सारी इंटरनल चीज़ें भी सिखा दी है, और किस तरीके से हम कोड को सही से लिखा जाता है मैंने आपको वो भी सिखा दिया। इसमें एरर हैंडलिंग भी हो चुकी है। सो बेसिक आपने पूरा क्लियर कर चुके हो। अब अगर आपको थोड़ा सा भी इसके आगे सीखना है, तो अगर आप इसके बाद डॉक्यूमेंटेशन भी रीड करोगे तो भी आपको बहुत सारी चीज़ें अपने आप अब आ जाएगी, बिकॉज आपको ना बेसिक क्लियर करना काफ़ी ज़रूरी है। तो हमने अब इस वीडियो में पूरा का पूरा जो हमारा मोंगोडीबी का और मोंगूस का यूज़ करके, नोड.जेएस और एक्सप्रेस का यूज़ करके मैंने आपको लगभग सब चीज़ें बता चुका हूँ कि किस तरीके से एक एपीआई को, सिंपल एपीआई को आप लोग बना सकते हो। ठीक है, और ये जो पूरा का पूरा कोड है मैं अपने गिटहब पे डाल दूंगा, लिंक पे डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से ले लेना। एंड थैंक यू।